हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लोग पागलपन की हद तक इस मेडिसिन को खरीदने के लिए लपक रहे हैं। डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये सप्लाई कम पैड रही है। एक हाई स्कूल के लड़के को मेडिसिन का बड़ा बैग लेकर आते देख रिपोर्टर ने क्यूरेंट उससे इंटरव्यू लिया। अपने परिवार के लिए मेडिसिन ले रहे हो? बड़े समझदार हो तुम तो, लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं खरीद कर आगे बेचता हूँ। ये मेडिसिन अब ब्लैक मार्केट में हजारों रुपए की बिक रही है। मेरे पापा महीने में जितना कमाते हैं उतना तो मैं एक दिन में मेडिसिन बेचकर कमा लेता हूँ। एक और डार्क स्किन्ड लड़का बैकपैक में मेडिसिन भर कर जा रहा था तो रिपोर्टर उसके पास भी पहुंच गई। ओए फॉरेनर, सुना है ये मेडिसिन बहुत महंगी है, तुम इतनी सारी एक साथ क्यों खरीद रहे हो? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं तो बस दूसरों के लिए खरीद रहा हूँ। ये मेडिसिन महंगी जरूर है, पर फॉरेनर्स को बेचने पर कई गुना प्रॉफिट होता है और वो तो इसके लिए लड़ भी रहे हैं। उसने अपना आईडी कार्ड निकाल कर क्लैरिफाई किया कि वो चाइना का है और ये मेरी टैंड स्किन इसलिए है क्योंकि मैं 2 दिन तक मेडिसिन खरीदने के लिए क्यू में खड़ा था। हाँ, चेन फार्मास्यूटिकल में आज की सेल्स 10 बिलियन अनाउंस की गई। कंपनी के फाउंडिंग टीम के लड़के इस जबरदस्त फिगर को देखकर सेलिब्रेट करने लगे। उन्होंने शैंपेन की बोतलें खोल दी। उसी वक्त शहर के एक टी शॉप में कुछ लड़कियां एक टेबल पार बैठी 1500 युएन का बिल स्प्लिट कर रही थीं। दो एक्सायो युए ने अपने हैंडबैग से फोन निकला और अपनी दोस्त को मनी ट्रांसफर करने लगी, पर उसके पास बैठी दोस्त की नजर उसके हाथ में चमकते ह्यू ऑरेंज बैग पार पड़ी। उसने पूछा, क्या ये वही बैग है जो तेरे नए रिच सेकंड जनरेशन बॉयफ्रेंड ने दिया है? दो एक्सायो युए अभी ब्रैग कर ही रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा, जिससे उसका चेहरा उतर गया और पैजीन छूट गए। ये बैग तो फेक लग रहा है ना? दो एक्सायो युए ने इंसिस्ट किया, ये फेक नहीं है। उसने रिसीप्ट निकल कर दिखाई और बोली कि उसके बॉयफ्रेंड ने आईएससी खुद स्टोर से खरीदा है। एक और लड़की बोली, कहा नहीं जा सकता, रिसीट्स भी तो फेक बन जाती है। दूसरी ने ऐड किया, हाँ सही बात है, अगर तुमने खुद अपनी आंखों से उसे खरीदते नहीं देखा तो ये फेक भी हो सकता है। आजकल फेक रिच सेकंड जनरेशंस की कमी नहीं है। दोस्तों ने डुएक्सायो एंगायट को इतना फोर्स किया कि उसके पास प्रूव करने का कोई रास्ता नहीं बचा। यूज मजबूर होकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन करना पड़ा ताकि वो उसके लिए कंफर्म कर सके। उसको पूरा विश्वास था कि वो उसे धोखा नहीं देगा, इसलिए कॉन्फिडेंटली उसने लाउडस्पीकर ऑन कर दिया ताकि उसके फ्रेंड्स भी सुन सके। 3-4 सार एक साथ उसके फोन की तरफ झुक गए सुनने के लिए कि वो क्या बोलता है। उसने फोन उठाया एक बेहद फ्लर्टी और टॉन्ट भरी आवाज में। हेलो एक्सायो एंगायट, इतनी जल्दी अपने हस्बैंड को याद कर लिया? या कल रात मैंने तुम्हें ठीक से सेटिस्फाई नहीं किया? एक्सायो एंगायट ने गुस्से से उसे डांटा, ये क्या नॉनसेंस बक रहे हो? तुमने जो मुझे हम्स बैग दिया था वो फेक है क्या? उसके आंसर ने एक्सायो एंगायट का चेहरा गुस्से से काला कर दिया। तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, तुमने ठीक पहचाना, वो एक रिप्लिका हाई था। वो फोन पार गुस्से से गरज उठी, आरी तुम कमीने चीट हो। वो भी पीछे नहीं हटा, उसका पूरा नाम लेकर उसको वार्न करने लगा। आई डू एक्सायो एंगायट, शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? वो फेक बैग भी 800 युएन का था। तुम्हारी खुद की वर्थ तो सिर्फ कुछ हजार की है, खुद को कोई सोना समझती हो क्या? पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम पर जो स्पेंड किया है वो काफी है, समझो तुम्हारा फन टाइम ओवर, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो अपना चेहरा छुपकर बारिश की तरह रोने लगी और सबको धोखेबाज कहने लगी। एक अच्छी लड़की ने यूज टिश्यू दिए और समझाने लगी कि अब और मत रो, इस जमाने में लड़के बहुत मिलेंगे, अगले बार थोड़ा केयरफुल रहना। उसकी पास बैठी फ्रेंड ने भी उसको कंफर्ट किया, आजकल ये सारे टॉल रिच हैंडसम गाइस बैड बॉय हाई होते हैं, इन पार दिल मत लगाया कर। एक्सायो एंगायट के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने टिश्यू लिया और अपनी आंखें पोंछते हुए जब ऊपर देखा तो उसकी नजर एक ऑफिस बोर्ड पर पड़ी जिस पर एक बहुत फेमिलियर चेहरे की फोटो थी, लिउ वेनजहे। उस पर बेड बेड अक्षरों में लिखा था, प्रोग्रेसिव ईयर, प्रॉस्परस बिजनेस। और फिर हाँ, चेन फार्मास्यूटिकल के सीईओ लिउ वेनजहे। उसकी दोस्तों ने भी उससे पहचान लिया, ये तो एक्सायो एंगायट का एक्स बॉयफ्रेंड है। हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओ है। हाल ही में ये कंपनी एक फेनोमेनन की तरह उभार कर आई है।
क्योंकि ये वायरस जी की स्पेशल मेडिसिन बेच रही है। और सुना है इनका एक दिन का रेवेन्यू बिलियंस में है। एक्सायो एंगायट की आंखें चमक उठी। हाँ, चेन फार्मास्यूटिकल का सीईओ लिउ वेन जहे यूज रियलाइज हुआ कि जो चेन युएन जैसे पावरफुल इंसान का ब्रदर हो वो कोई आम आदमी या बेकार फ्यूचर वाला नहीं हो सकता। उसकी आंखों में सिर्फ वैनिटी दिख रही थी। उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसे वापस अपनी जिंदगी में ले आएगी। लेकिन जब वो फोन पर स्क्रॉल कर रही थी, टैब यूज याद आया। उसने तो उसका वेचैट बहुत पहले हाई डिलीट कर दिया था। उसने खुद को फूल कह के दांता, लेकिन उसे जल्दी ही उसका पेमेंट वॉलेट याद आया। पहले वो उसको अक्सर पेमेंट वॉलेट से रेड पैकेट्स भेजा करता था। डू एक्सायो एंगायट ने लिउ वेन जहे को मैसेज किया, उसका हालचाल पूछा और कहा कि वो उसे बहुत मिस करती है। मैसेज भेजे हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। उसको लगा क्या उसने अभी तक रीड नहीं किया। उससे डर था कि कहीं वो यूज इंटेंशनली इग्नोर ना कर रहा हो, इसलिए उसने और मैसेजेस भेजकर एक्सप्लेन किया कि उस दिन जो कुछ भी उसने कहा था वो सिर्फ मोमेंटरी एंगर था और वो चाहती है कि वो इस बात को दिल पर ना ले। उसके बिना यूज रियलाइज हुआ कि वो उसे कितना मिस करती है, उससे दूर नहीं रह सकती। उसने एडमिट किया कि वो पहले बहुत पेटी थी और अब उससे सॉरी कहना चाहती है। उसने ये भी कहा कि वो उससे मिलना चाहती है और पूछा कि क्या उसके पास टाइम है। इतने सारे मैसेजेस भेज दिए, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो खुद से पूछने लगी, कहीं लिउ वेन जहे अब उसकी परवाह करना छोड़ तो नहीं गया। उससे दिल में दर्द के साथ रियलाइज हुआ कि शायद उसकी ये फीलिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसने पहले फील किया होगा। किसी का इंतजार करना कितना डिफिकल्ट होता है। इसी दौरान चेन फार्मास्यूटिकल हेडक्वार्टर्स में 3 जनरेशंस के रिच यंग मास्टर्स एक साथ खाना पीना कर रहे थे। सब चेन युएन को इनवाइट करना चाहते थे, उसको थैंक्स कहने के लिए कि उसने उन्हें इतना पैसा कमाने में गाइड किया। बाई क्यूआइलिन वो तो हर वक्त उसके पास बैठने की कोशिश करता रहता, उसको हक करता रहता जैसे चेन युएन को बैंड हाई करना चाहता हो। लेकिन चेन युएन पार कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खाते ह्यू बिजनेस की मैं बात पूछने लगा, वेन जहे इस बार हमने कितना पैसा कामया? लिउ वेन जहे ने रिप्लाई किया, हमने बहुत पैसा कामया है, मैं सबको अलग से रिपोर्ट भेजूंगा। वो अब एक प्रॉपर सीईओ लग रहा था, सूट एंड टाई में। पहले जैसा मेसी लुक नहीं था उसका। हाथ में टैबलेट लिए वो बड़े शेयर होल्डर्स के सामने रिपोर्ट पेश करने लगा। अब तक हमें 5 बिलियन ऑर्डर्स से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं। शिपिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट्स और बाकी फीस निकलने के बाद हमें 300 बिलियन का प्रॉफिट होगा। 300 बिलियन का रेवेन्यू सुनकर वो सारे यंग मास्टर्स हैरत से अपना मुंह खोले रह गए। अगर पर पर्सन कैलकुलेट किया जाए तो हर किसी को करीब 3 बिलियन मिलेंगे। उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी में उतना नहीं कामया होगा जितना इसने बॉस चेन के साथ 1 महीने में कमा लिया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि वो टॉप नॉच है और अकेला 150 बिलियन एंजॉय कर सकता है। लेकिन उन सब का मानना था कि ये स्पेशल मेडिसिन इतने प्रॉफिट पर नहीं रुकेगी। आने वाले टाइम में ये फिगर्स और भी स्काईरॉकेट होंगे। तभी लिउ वेन जहे ने सबको रियलिटी चेक देते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो। अभी वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारी स्पेशल मेडिसिन पर रिसर्च शुरू कर दी है। बहुत जल्द वो अपनी मेडिसिन मार्केट में लॉन्च कर देंगे। लेकिन चेन युएन उसकी बातों से बिल्कुल अनअफेक्टेड था। अगर ज्यादा टाइम तक नहीं कमा पाए तो भी कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी अपना कैपिटल रिकवर कर लिया है, ज्यादा से ज्यादा कुछ और कर लेंगे। उसने अपना ओपिनियन बताया, हमने जब इस इंडस्ट्री में कदम रख ही दिया है तो क्यों ना इसे और डेवलप करें। एक स्पेशल फंड लॉन्च करें और अलग अलग स्पेशल मेडिसिन पर रिसर्च करें। जब ये इंडस्ट्री इतनी प्रॉफिटेबल है तो हम आईसी छोड़ क्यों रहे हैं? चेन युएन ने उसकी बातें सुनकर मन ही मन सोचा कि उसका फ्रेंड अब पहले जैसा नहीं रहा। यह है मेरा ट्रू ब्रदर जो बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। उसने उसका शोल्डर टैप किया। मैं तुम्हारी इस सोच से अग्री करता हूँ, चेन युएन ने कहा। आज मैं यहाँ इसी रीजन से आया हूँ। उसने एक मेडिकल किट और कुछ वायल्स निकले जिनमें मेडिसिन्स थी। चेन युएन ने इंट्रोड्यूस किया, ये एक टाइप की मेडिसिन है जो एस वायरस का ट्रीटमेंट कर सकती है और दूसरी मेडिसिन कैंसर ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट करेगी। चेन युएन ने सबके सामने एक वायल पेश किया जिसमें रेड लिक्विड था। उसने बताया, इसका काम इम्यून सिस्टम को रिस्टोर और रिजेनरेट करना है। ये एस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉर्मल इंसान अगर आईएससी इंजेक्ट करेगा तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और मैंने इसका नाम H568 रखा है।
फिर उसने दूसरी मेडिसिन वायल निकाली जिसका नाम H696 था। उसने इंट्रोड्यूस किया, ये कैंसर के लिए जीन थेरेपी मेडिसिन है जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स को टारगेट करती है। इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल तक इफेक्टिव रहेगी। अगले साल नया मेडिसिन यूज करना जरूरी होगा। सबके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ झलक रहा था कि दुनिया के इतने बड़े प्रॉब्लम्स ऐसे हाई सॉल्व हो गए। जंग हाओ टियान ने कहा, तो इसका मतलब हम कोई ऑर्डिनरी कंपनी नहीं है। हमारे पीछे सच में एक वर्ल्ड लीडिंग मेडिकल रिसर्च टीम है। बाई क्यूआई लिन भी अब कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसने कहा कि वो जानता है कि उनका H666 कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पावरफुल मेडिकल प्रोफेशनल्स की साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च पावर है। एक्सायो लैंड भी एक्साइटमेंट में बोल उठी, ये दोनों स्पेशल मेडिसिन जैसे ही मार्केट में लॉन्च होंगी, हमारी हाचेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी दुनिया की वर्ल्ड लीडिंग फार्मेसी बन जाएगी और एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाएगी। सब उसकी तरफ एडमिरेशन से देख रहे थे। उनके दिल की गहराइयों में वो उसे एक गॉड की तरह पूजते थे। वो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था, हर मूव पहले से कैलकुलेटेड होती थी, जिसमें हमेशा एक बैकअप प्लान भी होता था। उसने बाई क्यूआई लिन का शोल्डर टप किया और उसे ये टास्क दिया कि वो इस एज इन द होल को कॉन्फिडेंशियल रखे ताकि कोई और आईएससी डिस्कवर ना कर सके। बाई क्यूआई लिन ने ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो अब भी चेन युएन के साथ पैसा कामना चाहता था। मेन बिजनेस की बात हो चुकी थी तो उसने सबको कंटिन्यू करने को कहा, लेकिन तभी उसने लिउ वेनजहे पर ध्यान दिया। उसने पहले तो बहुत कुछ बोला था, लेकिन अभी वो बिल्कुल क्वाइट था। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। वो इस वक्त अपना फोन पकड़े हुए डुएक्सायो एंगायट के भेजे ह्यू मैसेजेस पढ़ रहा था और सोच रहा था क्या यूज रिप्लाई करना चाहिए। काफी सोचने के बाद उसने रिप्लाई किया कि वो मीटिंग में बिजी है और मिल नहीं सकता। उसका रिप्लाई देखते ही डूटायो एंगायट के दिल में एक उम्मीद जग उठी। उसने खुशी खुशी अपने दोस्तों को बताया, लिउ वेनजेट ने मेयर मैसेज का रिप्लाई किया है। उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स भी मैसेज देखने के लिए लपक पड़ी और मन ही मन उसकी किस्मत से जलने लगी। वो बड़े समझदारी से पेश आई और अगले दिन मिलने को कहा। साथ ही उसने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी जो उसने अपनी मर्जी से की थी और यूज अन वादों की याद दिलाई कि वो हमेशा उसे माफ करेगा और उससे प्यार करेगा। मैसेज पढ़कर लिउ वेनजेट थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि उसे याद था कि उसने क्या कहा था, लेकिन एक आदमी का ईगो यूज इतनी आसानी से माफ करने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने उसे याद दिलाया कि ब्रेकअप उसने किया था और अब वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे उसने धोखा दिया हो। लेकिन डूटायो एंगायट ने शर्मलिहाज छोड़कर रिप्लाई किया कि वो जानती है उसने उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट किया है और वो उसे कितना भी गाली दे सकता है। वो कल उसकी कंपनी के सामने उसका वेट करेगी। जब उसकी फ्रेंड्स ने उसे बार बार मैसेज करते देखा तो वो क्यूरियस हो गई कि क्या ये मैटर सॉल्व हो गया है, लेकिन इस बार उसने किसी को अपना मैसेज पढ़ने नहीं दिया और फोन छुपा लिया। टायो एंगायट बेड कॉन्फिडेंस से बोली, ये मैटर तो 80 to 90% सॉल्व हो चुका है। मैं लिउ वेनजेट को बहुत अच्छे से जानती हूँ, यूज कंट्रोल करना मेरे लिए इजी है। ये सुनकर सब उसकी तारीफ करने लगे और कहा कि वो बहुत स्मार्ट है। उन सब ने एनविजन किया कि अगर वो दोनों वापस मिल जाते हैं तो टायो एंगायट सीईओ की वाइफ बन जाएगी। एक ने कमेंट किया कि लिउ वेनजेट अस फेक ब्रांडेड बैग वेल से लाख गुना बेहतर है। एक और फ्रेंड ने उसे याद दिलाया कि जब वो रिच हो जाए तो उन्हें ना भूले। तब उनके लिए हैंडसम और टैलेंटेड बॉयज ढूंढ के लाई। टायो एंगायट ने ट्योरेंट कर दी और कहा कि वो सब उसकी बेस्ट सिस्टर्स है, वो उन्हें तभी छोड़ेगी जब उसकी किस्मत बादल जाए। जब लिउ वेनजेट ने रिप्लाई नहीं किया, डूटायो एंगायट ने एक और मैसेज भेजा, कल शाम को मैं आपकी कंपनी के सामने आऊंगी। लिउ वेनजेट का दिल पिघल गया और उसने सिर्फ ठीक है रिप्लाई किया। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि क्या उसने इतनी मेहनत इसी पाल के लिए नहीं की थी। उसने ये सब सिर्फ उसे ये प्रूव करने के लिए किया था कि वो कोई यूजर नहीं है। ट्रैन वेन टैब से यूज ऑब्जर्व कर रहा था और अब उसने फाइनली पूछा किसके साथ चैटिंग कर रहा है जो इतना चीजी स्माइल दे रहा है। उसने ट्योरेंट डिनाई किया, कौन? कोई नहीं, लेकिन इतने साल से दोस्त है, क्या वो उसकी बदलती बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ सकता था? उसने सीधे पॉइंट पार आकार कहा, फिर से डूटायो एंगायट से चैटिंग कर रहा है ना? लिउ वेनजेट का चेहरा लाल हो गया और वो झिझकते हुए बोला, तुझे कैसे पता? ट्रैन वेन के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी।
तू अब एक सक्सेसफुल इंसान है, बेड मैगजीन्स में तेरी फोटोज आती है। उस लड़की को अभी तक छोड़ क्यों नहीं पाया? तेरी करंट वैल्यू के हिसाब से तुझे कैसी लड़की नहीं मिल सकती? लिउ वेनजिएट जानता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसका भला चाहता है, लेकिन वो अपने उस प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहता था जिसे वो पूजा करता था। उसने कहा कि उसके और डू टायू एंगायट के बीच एक इमोशनल फाउंडेशन है। जब वो उससे पहली बार मिला था तभी उसे उससे प्यार हो गया था। वो जानता था कि वो हॉट हेडेड है, लेकिन बहुत काइंड और इंटरेस्टिंग भी है। और सबसे बड़ी बात, वो कोई मटेरियलिस्टिक लड़की नहीं है। वो जानती थी कि उसके पास ना घर था ना गाड़ी, फिर भी उसने उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहा था। पहले वो हमेशा उसके सामने शर्मिंदा रहता था, लेकिन अब यूज कॉन्फिडेंस है कि वो उसे सब कुछ दे सकता है जो वो चाहती है। ट्रैन वेन ने उसकी बात डिनाई नहीं की। एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक कंफर्टेबल और लक्सुरियस लाइफ दे। लेकिन क्या जिस लड़की के लिए तू ये सब करना चाहता है वो सच्ची में डिजर्व करती है? ट्रैन वेन को रियलाइज हुआ कि उसकी और लिउ वेनजिएट की आंखों में डू टायू एंगायट बिल्कुल अलग है। इस बार लिउ वेनजिएट ने कहा कि वो अपने लव लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहता है और वो नहीं चाहता कि ट्रैन वेन उसमें इंटरफियर करे। ट्रैन वेन ने उसे और समझना छोड़ दिया और उसे एक केयरफुली सील्ड एनवलप दिया। उसने कहा कि वो उसके मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो उसे जानी चाहिए। ट्रैन वेन के हाथ से वो एनवलप लेते ही लिउ वेनजिएट ने उसे खोला। जो कुछ उसने देखा उससे उसका चेहरा उतारता चला गया और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये जानते हुए भी कि लिउ वेनजिएट को तकलीफ होगी, ट्रैन वेन ने कहा, जब तुमने उससे ब्रेकअप किया था तब मैंने चुपके से उस पर नजर रखवाई थी, ये देखने के लिए कि क्या वो तुम्हारे लायक है या नहीं। और रिजल्ट तुम्हारे सामने है इन फोटोज में। ब्रेकअप के कुछ ही दिन बाद वो एक रिच सेकंड जनरेशन गाय के साथ होटल में थी, और अब जब वो तुम्हारे पास वापस आई है तो रीजन तुम खुद समझ जाओ। उसके कंधे पर थपथापते हुए एक एनकरेजिंग जेस्चर के साथ ट्रैन वेन ने मन ही मन अपने बेस्ट फ्रेंड से माफी मांगी। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिउ वेनजिएट को फिर से कोई उसे करे। सब लोग बाहर जा चुके थे और लिउ वेनजिएट वीआईपी रूम में अकेला था। जेंग हाओटियान खुद को रोक नहीं पाया और ट्रैन वेन से पूछा, वो अंदर क्या कर रहा है? ट्रैन वेन ने उसकी प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं बताई, बस सबको कहा कि उसे थोड़ी प्राइवेसी दो। रूम में अकेला रहकर जब कोई उसकी कमजोरी और बेपसी नहीं देख रहा था, वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। यूज रियलाइज हुआ कि डू टायू एंगायट ने हमेशा एक फेक इमेज बना रखी थी और ये सब सिर्फ एक एक्टिंग थी उसके लिए। उसने खुद से पूछा कि डू टायू एंगायट ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो उसे हमेशा बेवकूफ समझती थी? उसके आंसू और बढ़ने लगे और वो लगातार पूछता रहा, क्यों क्यों? पूरी रात लिउ वेनजिएट हाथाना मेडिसिन HQ में ही रुका रहा। सुबह होते ही उसने ट्रैन वेन को कॉल किया और एक फेवर मांगा। वो डू टायू एंगायट से रिवेंज लेना चाहता था और चाहता था कि वो जिंदगी भर रिग्रेट करे। ऑफ कोर्स ट्रैन वेन ने डिनाई नहीं किया और ट्यूरेंट सिचुएशन को प्लान करना शुरू कर दिया। डू टायू एंगायट और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने टैक्सी ली और लिउ वेनजिएट की कंपनी के गेट पार पहुंच गई। अपॉइंटमेंट टाइम से 10 मिनट पहले। वहां पहुंचते ही उसने कॉल किया, लिउ वेनजिएट मैं आ गई हूं। उसने बस रूठे हुए कहा, पता है, और कॉल कट कर दिया। डू टायू एंगायट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल कट करने की? उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसका बदलता मूड देखा तो उसे याद दिलाया, अरे अब उसका स्टेटस अलग है और तू उससे बैक पैचअप करने आई है ना। ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दे, यूज अच्छे से मना ले। कल को जब तुझे चांस मिलेगा टैब यूज दोबारा कंट्रोल करना इजी होगा। दोनों कॉन्फिडेंट लड़कियां अंदर बढ़ने लगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोककर आईडी कार्ड स्कैन करने को कहा। टायू एंगायट की फ्रेंड ट्यूरेंट भड़क गई और सिक्योरिटी गार्ड को गाली दीन लगी, तेरी आंखें नहीं है क्या? उसने कॉन्फिडेंटली डू टायू एंगायट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मिस्टर लिउ वेनजिएट की फियांसे है। हट जा यहाँ से, हमें अंदर जाने दे। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने एक्सप्रेशन बदले बिना रिप्लाई किया, फियांसे? कौन नहीं जानता कि मिस्टर लिउ वेनजिएट सिंगल है? अपने इल्यूशंस कम करो लेडीज। वो लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने डू टायू एंगायट से कहा कि वो लिउ वेनजिएट को जल्दी से नीचे बुलाए। डू टायू एंगायट ने जल्दी से कॉल किया और बताया कि उन्हें गेट पार रोका गया है और गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही
लिऊ वेनजिएट ने ब्रीफ रिप्लाई दिया, पता है, और कॉल कट कर दिया। एक और बार कॉल कट होने पर डू टायू एंगायट का चेहरा गुस्से से काला पैट गया। उसने सोचा कि लिऊ वेनजिएट अब कुछ ज्यादा हाई स्मार्ट बन गया है, और उसकी रेड ड्रेस वाली फ्रेंड ने तो सिक्योरिटी गार्ड के सामने हाथ कमर पर रखकर धौंस दिखानी शुरू कर दी। देखा ना तुम लोगों ने, बेवकूफ गार्ड्स, तुम सबकी जॉब जाने वाली है। टायू एंगायट को लग रहा था कि लिऊ वेनजिएट अब भी उसे पसंद करता है और बस उसका एक छोटा सा टेस्ट ले रहा है। बस एक बार ये स्टेज पार हो जाए तो वो यूज कंट्रोल कर लेगी और उसे उसकी औकात दिखा देगी। उसने खुद को मोटिवेट किया, हिम्मत कर, एक लक्सुरियस लाइफ मेरा वेट कर रही है। आधे घंटे बाद सूरज सर पर था और गर्मी बढ़ती जा रही थी। दोनों लड़कियां स्कॉर्चिंग हीट में खादी थी और उनका मेकअप पसीने से बिगड़ चुका था। वो काफी पैथेटिक लग रही थी। तभी डू टायू एंगायट ने देखा एक लाइन से सुपर कार्स आती हुई। हर एक कार की वैल्यू 8 मिलियन से भी ज्यादा थी और उसकी आंखों में चमक आ गई। कंपनी के अंदर से बाईक्यूआई लिन सबसे आगे थे और लोग तेजी से बाहर निकल रहे थे। सब बहुत जल्दी में लग रहे थे। वो जल्दी से एक लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने नजर उठाकर देखा, एक मल्टीक्रॉर का प्राइवेट जेट आसमान से उतरकर ठीक उनके सामने लैंड हुआ। उस प्राइवेट जेट से पूरे स्टाइल और तशन में लिऊ वेंजी उतरा और उसके साथ थी कई खूबसूरत हाई क्लास फ्लाइट अटेंडेंट्स। हर एक लड़की उस दुजियाओ से कहीं बेहतर थी। उनका ऑरा एकदम अलग था, एक पावरफुल वाइब थी अनमेन। दुजियाओ तो जैसे पहचान ही नहीं पाई कि सामने खड़ा शैक्स लिऊ वेंजी है और हाकलाकर उसका नाम लिया। उसकी सहेली भी उसे पूरी तरह खोकर देख रही थी और खुद को रोक नहीं पाई। तेरा फ्रेंड कितना हैंडसम लग रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, कंपनी के सारे स्टाफ दो हिस्सों में बांट गए और सर झुकाकर अदब से उसे ग्रीट किया। हेलो लिऊ सर। उसके सामने आकार वो बेपरवाह अंदाज में बोला, जो कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत बिजी हूँ। वो उसकी तरफ दौड़ी और उसे कांस के गले लगा लिया। रोटी हुई उसने अपनी पिछली मनमानियों के लिए सॉरी कहा। प्लीज एक और चांस दे दो, हम मेकअप कर लेते हैं ना। जियाओ को लगा वो अभी भी पहले जैसा नरम दिल होगा। उसके दो आंसू देखकर वो कॉम्प्रोमाइज कर ही लेगा। उसने उसे धकेलकर खुद से अलग किया और जैसे दो अजनबी हो उसने कहा, दू जियाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखो। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो उसके साथ ऐसा कर सकता है। बेहोशी में वो बस उसका नाम पुकार सकी। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और कहा, आज के बाद मुझे ढूंढने मत आना, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब अगर हम मिलते भी हैं तो एक दूसरे को अजनबी समझना। अब वो खुद को रोक नहीं पाई और चिल्ला उठी, क्यों लिऊ वेंजी, क्या तुम्हारा दिल बादल गया है? तुमने मुझसे जिंदगी भर मेरा साथ दीन का वादा किया था। क्या पैसे वाले सब में ऐसे हाय बुरे हो जाते हैं? तुम भी उन सब स्कमबैग्स की तरह एक नंबर के जर्क हो। मैं ही अंधी थी जो तुमसे लव किया। वो उसे सबके सामने प्रोवोक करके जलील करना चाहती थी, पर उसने पलटकर उस पर एक मोटी सी स्टैक ऑफ फोटोज फेंक दी। उन फोटोज में वो किसी और के साथ डेट कर रही थी, खुशी खुशी उसके साथ होटल में जा रही थी। उसने पलटकर पूछा, तो तुम खुद को क्या समझती हो? मेरे साथ ब्रेकअप के बाद तुम किसी और के साथ होटल में एंजॉय कर रही थी। अब जब उसने तुम्हें डंप कर दिया है तो तुम्हें मेरी याद आ रही है? सॉरी, मैं तुम्हें डर्टी मानता हूँ। जियाओ ने फौरन उससे गुजारिश की, उसे एक चांस दे एक्सप्लेन करने का। हर बात जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है। पर अब वो उससे पूरी तरह नाउमीद हो चुका था। उसने गुस्से से एक एक लफ्ज बोलते हुए कहा, इतने पक्के प्रूफ के बाद भी तुम आर्ग्यू करना चाहती हो? क्या तुम सच में मुझे फूल समझती हो? तुमने कभी मेरी या हमारे रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं की। उस एक सेंटेंस ने सब कुछ कह दिया। उसके बाद वो उस लड़की से और बात नहीं करना चाहता था। उसने उसे फौरन अपनी नजरों से दूर जाने को कहा। इतना बोलकर वो सब को लेकर अंदर अपने वर्क के लिए चला गया। उस लड़की की तरफ उसने एक नजर भी नहीं डाली। जियाओ को अब बहुत रिग्रेट हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे। वो बार बार सॉरी बोल रही थी और खुद को फूल और ईविल के बहकावे में आई हुई लड़की कह रही थी। अब वो बस ये चाहती थी कि वो उसको एक और चांस दे अपनी गलती सुधारने का। सीन चेंज। मोदू में लीजियमो के प्राइवेट रेजिडेंस पर किन कागे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई और रिपोर्ट किया कि उन्होंने परचेज रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर का सोर्स पता कर लिया है और इसके पीछे जियांग चेन्यू का हाथ है। किन कागे ने कंफर्म किया कि ये जियांग चेन्यू ही है, जो कैपिटल के जियांग ये का सबसे बड़ा बेटा है। वो ही इस परचेज बैन ऑर्डर के पीछे है। क्योंकि जनरल यान से उसकी दुश्मनी है, इसीलिए उसने फेदुन ग्रुप को मुश्किल में डालने के लिए ये बन लगाया है ताकि उनके पास सर्कुलेटिंग कैपिटल ना हो। जो वो उसकी रिपोर्ट सुननी गई, वो पागल होती गई।
उसकी बातों का मतलब था कि जियांग चेन्यू के पीछे अनडुबेड स्पॉन्सर्स का कोई हाथ ही नहीं था। ये तो उनका खुद का इल्यूजन था कि उन्होंने उसके एनिमीज को खत्म करने में उसकी हेल्प की और वो उन्हें मंकीज की तरह एंटरटेन कर रहा था। क्या ये सच हो सकता है? गुस्से में उसने सारे वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ दिए जो वो अभी लाई थी। उसने उससे ऑर्डर दिया कि वो यंग मास्टर जियांग से दोबारा कांटेक्ट करे और एक्सप्लेन करे कि पहले जो हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब ली और जियांग फैमिलीज मिलकर उस चेन्यू को खत्म कर देंगे। जब उसने देखा कि वो हेजिटेट कर रही है तो वो फिर चिल्लाया, अभी तक यहाँ क्या खाते हो? जाओ जल्दी। वो चेन्यू इसकी कीमत चुकाएगा। किनकागे ने हकलते हुए कहा, यंग मास्टर जियांग का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो तो आपने फाड़ दिया ना। उसका चेहरा गुस्से से काला पैट गया और वो अपना सर टेबल पार रखकर मजबूर हो गया। सीन चेंज। किन गार्डन रेजिडेंशियल एरिया में शु ल्यूलियो ने दरवाजा खोला और घर में एंटर हुई तो उसने चेन्यू को चेयर पार आराम से बैठा देखा। उसने हाथ में फूड का बैग उठाकर कहा कि उसने सोचा वो आज घर पर होगा इसलिए वो खाना ले आई है और एक नई डिश जो उसने अभी सीखी है वो उसे टेस्ट करवाना चाहती है। मैं आपकी कोई देनेदार नहीं हूँ, उसने जवाब दिया कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। वैसे भी उसने उसे 5 मिलियन उधार दिए थे और ये हाउस तो सिर्फ 3 मिलियन का है तो वो अभी भी 2 मिलियन की कर्जदार है। उसके लिए कुछ मील्स बना देना तो कुछ भी नहीं है। उसकी बातें दिल से निकली थी जिसे उसे लगा कि वो सच में एक समझदार लड़की है। उसने उससे कहा कि सामान वही रख दे और उससे थोड़ी बात करे। वो फौरन पलटी और पूछा, क्या कोई सीरियस मैटर है? उसने अपना हाथ उसके सर पर रखा जबकि वो उसे हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करना चाहता है, पर अगर वो ऐसा कुछ है तो उसे ये बहुत एक्साइटिंग लगा। उसके दिमाग में आए अनडार्क थॉट्स ने पाल भर में उसका चेहरा लाल कर दिया। उसने उसकी तरफ देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उसके अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकल रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था, ये गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक ऐसा गिफ्ट जो पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। उसने अब अपना एनहांसमेंट पैनल बुला लिया था और सिस्टम पार डिटेल्स आ गए। नेम शु ल्यूलियो, ब्यूटी वैल्यू 7.9, फिजिक 8.5 पॉइंट्स, हेल्थ 7.6, हेल्थ स्टेटस थोड़ी कमजोर। ल्यूलियो उसके इन अजीब हरकतों को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज्ड थी। उसके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क घूम रहा था। सिस्टम पार एक और नोटिफिकेशन आया, योर करंट एनहांसमेंट पॉइंट्स है 269। क्या आप 10 एनहांसमेंट पॉइंट्स यूज करना चाहते हैं शु ल्यूलियो की पावर बढ़ाने के लिए? उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज की झलक आने लगी जब वो पहली बार मिले थे। शु ल्यूलियो पूरी रात जागकर उसकी पोर्ट्रेट बना रही थी उसको गिफ्ट करने के लिए। फिर उसने हर दिन खुद को बदलने की कोशिश की और बेहतर बनना चाहा ताकि वो उसके वर्दी पहन सके। उसे आज भी याद था, हर बार जब वो कहीं से वापस आता था वो किचन में खाना बनाकर उसका वेट कर रही होती थी। वो पहली लड़की थी जिसने उसके अपीयरेंस की परवाह की थी। उसने एक्टिवली उसकी हेल्प की खुद को बेहतर बनाने में, उसके लिए आउटफिट्स चुने, हेयर स्टाइल और ओवरऑल स्टाइल सेट किया ताकि वो ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश लगे। उनकी इन सारी यादों और रिश्तों के चलते उसने बिना किसी हेजिटेशन के उसके एनहांसमेंट पॉइंट्स बढ़ा दिए। सिस्टम वार्निंग, हर टारगेट जिसे तुम इम्प्रेस करते हो तुम्हें एक बार पावर अप करने का चांस मिलता है। जब फेवरेबिलिटी 100 पॉइंट्स तक पहुंच जाए तो तुम्हें दूसरा चांस मिलेगा पावर अप करने का। उसने ट्यूरेंट सिस्टम को ऑर्डर दिया कि वो लुओ से अपनी स्ट्रेंथ बूस्ट करे। एक हाथ से उसका सर पकड़े हुए और दूसरे से अपनी फिस्ट नीचे करते देख उसकी आंखें हैरानी से फट गई। वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। नेम लुओ, ब्यूटी वैल्यू 8.8, डिमीनर 9, हेल्थ 9.9, हेल्थ स्टेटस एक्सीलेंट। अब वो बेइंतहा खूबसूरत हो चुकी थी। उसके फीचर्स इतने शार्प और डेलिकेट हो गए थे, आंखें मोतियों जैसी, आईब्रो किसी पेंटिंग जैसी और नाक एकदम सीधी। उसके हार्ट शेप्ड होंठ और भी गोल और रसीले लग रहे थे और उसका बस्ट भी फुलर और राउंडर हो गया था जिसे देखकर वो बस उससे घूरता रह गया। उसकी आंखें वही ठहर गई। जब उसने देखा कि वो उससे ऐसे हाई गो रहा है तो वो खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, चैन वेंग, आप क्या कर रहे हैं? अब उसने आंखें बंद कर ली थी, होंठ आगे कर दिए थे जैसे वो इंतजार कर रही हो कि वो आए और उससे अपना बना ले। लेकिन वो घबराहट में बताने लगा, वो कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। ये बोलकर वो वहां से रिट्रीट कर गया।
किचन में अकेली लुओ लुओ खाना बनते ही सोच रही थी, कहीं उसने ये गलत तो नहीं समझ लिया कि वो यूज रिजेक्ट करना चाहती है। उसको अफसोस हो रहा था कि अगर वो उस वक्त थोड़ी और प्रोएक्टिव होती तो आज बात कुछ और ही होती। वो चैन वेन के घर से निकलने के बाद जब तक हुदा यूनिवर्सिटी के गेट तक नहीं पहुंच गई, तब तक बस यही सोचती रही कि क्या उस वक्त वो उसके साथ वो चेस करना चाहता था। अपनी सोच में डूबी, उससे जरा भी खबर नहीं थी कि 100 आंखें उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई, गर्मी हुई, और इनमें से ज्यादातर रिएक्शन लड़कों के थे। कॉलेज के लड़के उसे देखकर जैसे मेस्मराइज्ड हो गए थे। आर्ट एकेडमी की लुओ लुओ अब पहले से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। कुछ तो अपनी आंखों पर डाउट करने लगे थे, उन्होंने पहले उसे इतना ब्यूटीफुल कभी नहीं देखा था। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो मन ही मन उसकी तुलना स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी झाओ युकी से कर रहे थे और कह रहे थे कि अब तो वो उससे भी ज्यादा हसीन लग रही है। जब वो एलिवेटर में चली तब भी कई आंखें हैरत से उससे गौर रही थी। कुछ तो इतने शौक में थे कि अपने लेफ्ट चेस्ट पर हाथ रखकर अपना दिल थम रहे थे, कहीं वो बाहर ना निकल जाएं। ये सब देखकर उससे बहुत अजीब लगा। मन ही मन उसने सोचा, ये क्या हो रहा है। घर से चैरिटी फंड तक के रास्ते में सबकी आंखें मुझ पर हाय ऐसे अजीब तरीके से क्यों टिकी हुई है। अपने मन के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो सीधे अपने ऑफिस जाने के बजाय लेडीज रेस्टरूम में गई, ये चेक करने की कहीं उसके चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है। वो खुद भी हैरत में पैट गई जब उसने खुद को मिरर में पहचाना नहीं। उससे लगा कि वो रोज से ज्यादा हसीन लग रही है। उसने खुद से पूछा, क्या करियर ओरिएंटेड वुमेन और भी खूबसूरत हो जाती है क्या? अभी उसका ये सवाल सुलझा भी नहीं था कि एक दूसरी लड़की ने भी उसकी तरफ देखा जैसे उससे ऑरा निकल रहा हो और पोलाइटली पूछा, मैडम आप कौन से कॉस्मेटिक्स यूज करती है? आपकी स्किन इतनी फेयर और ब्यूटीफुल कैसे है? वो हंस पड़ी और उस लड़की से कहा कि उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आज इतनी जल्दी में थी कि मेकअप भी नहीं कर पाई। ये सुनकर वो लड़की और भी इम्प्रेस्ड हो गई, क्योंकि उसने पहली बार किसी को बिना मेकअप के इतना खूबसूरत देखा था। लुओ लुओ की तारीफ करते करते वो मैं बात ही भूल गई। अब उसे याद आया तो कहा कि वो जल्दी ऑफिस जाए, मोवायु को उससे कुछ डिस्कस करना है। सो एनजीओसी मैक के सामने खड़े असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी, हाथाना फार्मास्यूटिकल्स हाल ही में बहुत फेमस हो गया है। उनके पास वायरस जी का इलाज करने वाली एंटीबॉडी ड्रग का एक्सक्लूसिव पैटेंट ही नहीं है, बल्कि उन्होंने हाल ही में एक नई ड्रग भी डेवलप की है जिसका नाम H696 है। कल रात एक लेट स्टेज कैंसर पेशेंट को इस ड्रग का ट्रायल इंजेक्शन दिया गया था। अब उसकी बीमारी में सुधार आया है और उससे मिड स्टेज कैंसर डायग्नोज किया गया है। ये सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन हाथाना फार्मास्यूटिकल्स के साथ कोलैबोरेट कर ले और ड्रग्स को प्रेफरेंशियल प्राइस पर खरीद पाए तो ये उन गरीब और गंभीर मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जिनके पास इलाज के पैसे नहीं है। इसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुआ। लुओ लुओ ने दरवाजा खोला और अंदर आकर ग्रीट किया, मैडम चेयरमैन, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? लुओ लुओ की ब्यूटी से चार्म होकर वो खुद को रोक नहीं पाई और बोल उठी, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लुओ लुओ शर्मा कर ब्लश करने लगी और कहा कि वो जोक ना करे, मैं आप जितनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती हूँ? मोवायु तो हमारी कंपनी के चैरिटी फंड की नंबर 1 ब्यूटी है। उसने एक पेपर पकड़ा और लुओ लुओ की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो अब फालतू बातें छोड़ते हैं, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। लुओ लुओ ने उसे लिया और जैब यूज पता चला कि यूज कंपनी के चैरिटी फंड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है तो वो खुशी और शौक दोनों से भर गई। यूज कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछना पड़ा। मोवायु ने भी खुशी खुशी उससे एक्सप्लेन किया कि वो उसकी रीसेंट डिलीजेंस और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अप्रिशिएट करती है। आगे उसके पास उसके लिए एक टास्क भी था। ये सुनते ही वो बहुत एंथुसियास्टिक हो गई और प्रॉमिस किया कि वो टास्क को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेगी और उसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने देगी। अब उसने उससे हाचेंग फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन लियो से मिलने और नेगोशिएट करने को कहा कि क्या वो कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन प्रेफरेंशियल प्राइस पर खरीद सकते हैं या फिर कंपनी फंड के लिए कुछ एड मांग सकते हैं। हाथाना फार्मास्यूटिकल्स का नाम सुनकर उससे कुछ जाना पहचाना लगा। अगर वो गलत नहीं थी तो वो प्रेसिडेंट लू को भी पहचानती थी। पिछले दिनों चैन वेन ने उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा था ताकि वो अपनी वेन और अनफेथफुल लवर पर अपना गुस्सा निकाल सके। लुओ लुओ ने मोवायु से कुछ नहीं छुपाया और उसे बताया कि वो और लियू वेंस है बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक बार जब वो बुली हो रहा था
तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड किया था। ये सुनकर सो एनजीओसी मैक ने सोचना शुरू कर दिया, तो क्या थाना फार्मास्यूटिकल्स और चैन वेन का कोई क्लोज रिलेशनशिप है? उसने इनोसेंट होकर दोबारा पूछा, हाँ चेन फार्मास्यूटिकल्स क्या चेन युअन और उसके बेस्ट फ्रेंड्स ने नहीं बनाई थी? ये सुनकर मो वायु को हद से ज्यादा सरप्राइज हुआ और वो थोड़ी एंग्री भी हो गई। पिछले कुछ दिनों से उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था, मेन यूज फोन भी नहीं कर पा रही थी, तो पता चला कि वो एक नई कंपनी बनाने में बिजी था। उसकी सोच चलने लगी, तो वो चैरिटी भी कर रहा है और फार्मास्यूटिकल्स से पैसे भी कमा रहा है। ये तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का खेल है और उसने मुझे भी इसमें घसीट लिया। पता नहीं कहीं पिछली बार जब उसने उससे ग्यांग डैनवू को ऑफेंड ना करने की सलाह दी थी तो उसने ये बात दिल पर तो नहीं ले ली और अब मुझसे कुछ नहीं बताता। और मेन सोच रही थी कि फंड में बजट की कमी है, दिन रात ऑपरेशंस में पैसे बचा रही थी, जबकि वो खुद अपने पैसे बना रहा था और मुझे कुछ बताया भी नहीं। उसने ट्योरेंट लुओ को ऑर्डर दिया कि सबको इन्फॉर्म करे कि इस महीने की सैलरी में हर एम्प्लॉय को 3000 का इंक्रीज मिलेगा और जिन लोगों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उन्हें एडिशनल 5000 मिलेंगे। फंड के अंडर जितने भी मेडिकल स्टाफ है उनकी सैलरी डबल कर दी जाएगी और चैरिटी फंड से मदद पाने वाले सभी केसेस के लिए क्राइटेरिया को भी रिलैक्स किया जाएगा। सो एनजीओसी मैक ने मन ही मन ठंडी सांस भरी और सोचा, फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल। चैन वेन एक बुरा कैपिटलिस्ट है, मैं उसके प्यार का फायदा उठाऊंगी और सबको बेनिफिट पहुंचाऊंगी। देखते हैं यूज कितना हार्ट ब्रेक होता है। यूज अचानक इतना क्रेजी होकर पैसे खर्च करते देख लुओ को डाउट हुआ, कहीं वो इसलिए तो एंग्री नहीं हो रही थी कि उसका आईक्यू ब्रदर चेन युएन से कम था। रात के वक्त सिटी में एक जगह ऐसी थी जो कभी नहीं सोती, डांस क्लब्स और बार्स। 3 दिन तक लू वैन चीट ने डूटायू एंगायट को बुरी तरह पनिश किया था, एक आदमी की डिग्निटी बचाने के लिए, लेकिन उसके दिल से उदासी जा नहीं रही थी। रात होते ही उसने चैन वेन को बार में अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया। जैसे ही वो बार के अंदर गया, वहां का नॉइजी और बसलिंग माहौल और कण फाड़ने वाली म्यूजिक उसके दिमाग और आंखों में उतर गई। सब लोग चिल्ला रहे थे, यंग मास्टर लू जिंदाबाद, यंग मास्टर लू रॉक्स। उसने सोचा कि जिस यंग मास्टर लू की सब बात कर रहे हैं वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो मन ही मन बोला, यार ये लू वैन चीट भी ना आज इतना जेनरस हो गया कि पूरा बार हाई खरीद लिया। लेकिन जब उसने उस आदमी को देखा जो लड़कियों से घिरा हुआ था, जो आज रात का सेंटर ऑफ अटेंशन था, तो वो एक बॉल्ड आदमी निकला। उसने सोचा, ये जरूर कोई नया रिच सेकंड जेन होगा जिसे शो ऑफ करना पसंद है, मेरा दोस्त इतना जेनरस नहीं हो सकता। टैब यूज रियलाइज हुआ कि उसका बेस्ट फ्रेंड तो इतना जेनरस नहीं था। तब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना शुरू किया कि वो किस कोने में बैठा है और देखा कि वो अकेला चुपचाप एक सुनसान जगह पर बैठा हुआ था जहां ज्यादा लोग नहीं आते जाते थे। टेबल पर ढेर सारी खाली बियर बॉटल्स पड़ी थी, जिसे पता चला कि उसने उससे बुलाने से पहले काफी ज्यादा पी रखी थी। अपने दोस्त के पास जाकर उसने टेबल थपथापक कर वेटर को बुलाया और अपने लिए एक डिवाइन ड्रैगन 528 की बॉटल ऑर्डर की। थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ब्लैक पीच ए में टोटल 6 कलर्स होते हैं और डिवाइन ड्रैगन 528 इन्हीं 6 कलर्स का एक सेट है। जो लोग आईएससी ऑर्डर करते हैं वो बार के वीआईपी गेस्ट्स होते हैं, सब उन पर लाइमलाइट डालते हैं। ल्यू वेन्सहे ने जब चेन युएन के इतने बड़े बोल सुने तो उसने पूछा, क्या ये थोड़ा ज्यादा शो ऑफ नहीं हो रहा? उसने कंफर्म किया, मुझे तो ऐसे ही फ्लैशी रहना पसंद है। वेटर उसके पास एक बिलिंग मशीन ले आया और पूछा, सर आप पेमेंट बैंक कार्ड से करेंगे या वेचेट कोड से? वो हैरानी से पलटकर पूछा, क्या ल्यू यंग मास्टर ने नहीं कहा था कि वो आज रात का सारा बिल पे करेंगे? वेटर हंसा और बोला, सर मजाक मत कीजिए, अंदर वेल सर तो बस नॉर्मल एक्सपेंसेस पे करेंगे, आपका ये डिवाइन ड्रैगन सेट उसमें शामिल नहीं है। ये सुनकर उसने ल्यू वेन्सहे के नाम से हर टेबल के लिए एक ब्लैक पीच ए बॉटल ऑर्डर कर दी। चेन युएन की ये जेनरोसिटी देखकर वो वेटर झट से उसके लिए बेहतर सीटिंग अरेंज करने लगा। सीट बदलते ही ल्यू वेन्सहे उसके पीछे पीछे आया और सफाई डीन लगा, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि सबको इतनी एक्सपेंसिव बॉटल्स दिला दूं? शुरू से एंड तक चेन युएन ने अपना मास्क नहीं उतरा ताकि बार में कोई उसे पहचान ना पाए। वो आज की सारी लाइमलाइट ल्यू वेन्सहे को देना चाहता था। वो उसे एक बेड बुजुर्ग की तरह ज्ञान डीन लगा, तेरी सैलरी लाखों में है, तू एक सीईओ है, इतना चीप मैट बैंड। ऐसी जगहों पर पहले भी आया हूँ, कोई नई बात नहीं, बस टैब एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते थे, पर अब हम बड़े हो गए हैं, हम सब सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस की परवाह मत कर,
अच्छी लड़कियां खुद तुझसे बात करने आएंगी। डांस फ्लोर पर डीजे ने फिर जोर से अनाउंस किया, दोस्तों, ल्यू यंग मास्टर ने हम सबको एक एक ब्लैक पीच एक ही बॉटल गिफ्ट की है, तो सब और जोर से पार्टी करो। वो बोल्ड गाय अपना नाम सुनकर कुछ समझ ही नहीं पाया। लड़कियां उसके आसपास और भी घूमने लगी। उसके साथ बैठी लड़कियां लगातार ड्रिंक पोर कर रही थीं और चीयर कर रही थीं। ल्यू यंग मास्टर, यू आर द ग्रेटेस्ट। वो पागलों की तरह वेटर को बुलाकर क्वेश्चन करने लगा, मैंने कब कहा कि सबको ब्लैक पीच एक ही बॉटल दूं? वेटर टैब हैरान होकर बोला, सर, आपने ही तो गिफ्ट किया था, या कोई कंफ्यूजन हो गई है? उसने वेटर पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? वो अभी बात ही कर रहा था कि उसने दो खूबसूरत लड़कियों को अंदर आते देखा। वो टैंग वुशुएंग और येहादा, और वो एकदम चुप हो गया। टैंग वुशुएंग और येहा दोनों ने सेक्सी और स्टाइलिश क्लोथ्स पहने थे, स्ट्रैपी टॉप्स और टाइट शॉर्ट्स। टॉप्स वेस्ट पर बोल्डली कट द, जो उनकी परफेक्ट कर्व्स दिखा रहे थे। टैंग वुशुएंग पहली बार यहाँ आई थी, तो अंदर से थोड़ी नर्वस थी। उसने येहा के कान में झुककर पूछा, तुमने कभी डांस किया है? मैं तो पहली बार आई हूँ। म्यूजिक इतना लाउड था कि येहा उसकी बात सुन नहीं पाई, तो उसने कहा कि थोड़ा जोर से बोले, सुना नहीं। इस बार वो उसके कान के और करीब होकर जोर से बोली, तुम्हें डांस करना आता है क्या? इतनी काम कैसे हो? येहा ने भी जोर से जवाब दिया, मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने क्लबिंग गाइड देखा था, बहुत कूल दिखना पड़ता है, तभी न्यूबी नहीं लगोगे। अचानक टैंग वुशुएन की नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी, जैसे वो चेन युअन हो। क्योंकि उसने मास्क पहना था तो वो श्योर नहीं थी, और जब उसने यहाँ को इशारा किया तो उसने सुना नहीं, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसकी जगह तक खींच कर ले आई। वो इस वक्त अपनी तरफ आती मुसीबत से बेखबर था और अभी भी बड़े जोश से अपने शो ऑफ ट्रिक्स सिखाने में लगा था। उसने कॉन्फिडेंशियली कहा कि पैसा खर्च करने के लिए होता है, जब तुम काफी पैसा खर्च करोगे तो आसपास की लड़कियां खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। वो अभी बोल ही रहा था कि उसके चेहरे से मास्क किसी ने खींचकर उतार दिया और वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, डैम इट। टैंग वुशुएन की आवाज उसके कानून में गूंजी, चेन युअन, तुम ही हो। तुम सच में एक ग्रे बॉय हो। पहली बार आई और तुमसे ही टक्कर हो गई। अपने सामने जानी पहचानी शक्ल देखकर वो हैरान था कि ये दोनों हासिटी में क्या कर रही है। उसकी तरफ उंगली उठाते हुए टैंग वुशुएन ने उससे पूछा, क्या तुम ऐसी जगहों पर अक्सर आते हो लड़कियों को बेवकूफ बनाने? उसने हाथ झटकते हुए कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, मुझे ड्रिंक करने दो। वो उसके इस बिहेवियर से खुश नहीं थी। पहले तो मुझे डिनर पर इनवाइट किया, अब पलट गया और पहचान नहीं रहा। देखना, मैं तुम्हें अच्छे से एम्बेरस करूंगी। पता नहीं कहां से आंसू ले आई, वो रोने धोने लगी और एन अनफेयर एक्सप्रेशन बनाकर यूज स्काउंड्रल कहने लगी। मैं हूं, फिर भी तुम हर जगह लड़कियों के पीछे घूमते हो। सबके सामने उसने बताया कि उसने उसका कितना पैसा खर्च करवाया है और फिर भी उसका मन नहीं भरा। ये हाँ अपनी बेस्टी को इतनी शिद्दत से एक्ट करते देखकर हैरान रह गई और कुछ बोल नहीं पाई, और ऊपर से उसने यूज गेल लगा लिया और इतनी दुखी होकर रोने लगी कि वो समझ ही नहीं पाई कि क्या रिएक्ट करे। चेन युअन ने भी कंफ्यूज सा चेहरा बनाया कि अब ये क्या पागलपन कर रही है और उसे ऐसे बदनाम क्यों कर रही है। पास खड़े डू वेटर्स भी खुद को रोक नहीं पाए और एक दूसरे को एल्बो मारकर बोले, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, पर कितना डेंजरस है। दूसरे ने यूज स्कमबैग कहा, लड़कियों का दिल तोड़ता है और एक ही वक्त में डूडू कश्तियों पर सवार होना चाहता है। ल्यू वेंस है भी खुद को रोक नहीं पाया और उसके कण में झुककर धीरे से पूछा, क्या ये सब सच है जो ये बोल रही है? उसका चेहरा एकदम गुस्सा हो गया, पर उसने पोलाइट रहने की कोशिश की और पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तब तक वो बोल्ड गाय भी उस पर अटेंशन देने लगा था, ये सोचकर कि वो एक जिगोलो है जो उसकी इज्जत को कचरा समझकर सब पर पैसा उड़ा रहा है। वो अकड़कर उसके पास आया, हाथ बांधकर पूछने लगा, क्या तुम ल्यू वेंस है हो जिसने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके सबको एक्सपेंसिव ड्रिंक्स दिलवाई? उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने चेन युअन की टेबल को एक किक मारी और चिल्लाया, लाखों के शराब का बिल भरो तुम। वो अभी भी शांति से बैठा था, कोई रिएक्शन नहीं दिया। वेटर झट से आगे बढ़ा और ल्यू यंग मास्टर को शांत रहने को कहा। उसने वेटर का हाथ झटका और बोला, शराब का बिल तो मैं पे कर सकता हूँ, पर अब मुझे अपना गुस्सा निकलना है। टैंग वुशुएंग और येहा की तरफ देखते हुए उसने बड़े पोलाइटनेस से उन दोनों को अपने पास बैठने के लिए इनवाइट किया, यहाँ रहकर कहीं चोट ना लग जाए। वो सोच रहा था कि हाँ, लाखों का नुकसान थोड़ा बिटर है,
पार इन अमीर खूबसूरत लड़कियों के सामने इंप्रेशन बनाना वर्थ इट है। टैंग वुशुएन ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, यूज एक तरफ धकेल दिया और बोली, तू कौन होता है, दफा हो जा। एक लड़की के हाथों फ्लोर पार गिरने के बाद वो शॉक्ड रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। तब वो उस पर फिर चिल्लाई, बस कुछ लाख लेकर मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है। अपने फोन पर बैंक ऐप खोलकर उसने उसे दिखाया कि उसके स्पेंडिंग में कितने जीरोस हैं और तुम जैसे लोग मुझे सपोर्ट करने की सोच रहे हो। उसका चेहरा गुस्से से काला पैट गया, आईब्रोज चढ़ी हुई थिन, यूज अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये लड़की मुझसे भी ज्यादा अमीर निकली। उसके और सबके सामने उसने क्लियरली डिक्लेयर किया, आज रात का सारा बिल मैं भरूंगी, तुम जाओ यहाँ से। वो उस वक्त उसके पास आई और जैसे उसके सामने झुक गई, एकदम बेचारा सा चेहरा बनाकर बोली, मियर लव, ऐसी जगहों पार मत आओ। तुम्हें पार्टी करनी है तो मैं आज रात का पूरा क्लब हाई तुम्हारे लिए खरीद लूंगी, हर महीने तुम्हें पॉकेट मनी दूंगी, बस मुझे छोड़कर मत जाना। बार के सारे वेटर्स को यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये एसएस ग्रेड जिगोलो का लेवल है। इतनी अमीर मैडम को भी अट्रैक्ट कर लिया। उस लड़के को बस दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था कि क्यों कोई रिच लेडी हमें नहीं देखती, मैं तो उससे ज्यादा हैंडसम हूँ। वो लड़का तो गुस्से में बोला, क्या तुम लोगों के मामलों में इंटरफियर करना बंद करोगी, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उस लड़के ने भी मान लिया कि वो लड़की डेलिबरेटली सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो एक केप्ट मैन है जो सिर्फ लड़कियों के पैसों पर पैलता है और उनके पीछे घूमता है। वो बोल्ड गाय गुस्से में बैड ह्यू चला गया, लेकिन जाने से पहले प्रोवोक करना नहीं भूला, ल्यू वेंस है ना, तुम्हारा चेहरा मुझे याद रहेगा। अगर हिम्मत है तो पूरी जिंदगी अनब्यूटी क्वींस के पीछे छिपे रहना, अगली बार अगर हाथ आया ना तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। टीएन वो सॉन्ग ने भी जैसा पहले कहा था, वेटर को पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर दिया। पेमेंट के बाद वो टीआरएन वीन के पास गई और बोली, अब टाइम काफी हो गया है, मुझे और मेरी बेस्टी को घर जाना है, क्या तुम हमें ड्रॉप कर सकते हो। उसने सीधा मना कर दिया, मेरा ब्रो हार्ट ब्रोकन है, मुझे उसके साथ रहकर ड्रिंक करना है, और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ। वो तो उस लड़की से इतना इरिटेट हो गया था कि चाहता था वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। यूज तो चेन से ड्रिंक भी नहीं करने मिल रहा था। टीएन वो सॉन्ग ने गुस्से में उस पर चिल्लाया, अच्छा बहुत गट्स है तुम में। अब तो उसका यहाँ रहने का कोई फेस ही नहीं बचा था। दीप हैम का हाथ खींचकर वो वहां से चल दी। उसके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। वो उसे कोसने लगी, माँ दो की टॉप ब्यूटी के इतने करीब आने का मौका मिला और तुमने यूज रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें फ्यूचर में इसका बहुत रिग्रेट होगा, देख लेना। उस शोर शराबे वेल बार से बाहर निकलकर दीप हैम ने ज़रा नाराजगी से टीएन वो सॉन्ग को दांता, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। एक नाइट क्लब जैसी जगह पर जहां अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, वहां वेल्थ शो ऑफ करना सही नहीं है। उसने हाथ हिलाकर दीप हैम को कहा कि वो ओवरथिंक कर रही है, हम तो सेफ हैं ना, और वैसे भी हमारे साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं। बोलते बोलते ही उसने अपना फोन निकला अपने बॉडीगार्ड को पिकअप के लिए कॉल करने के लिए। तभी अचानक एक ग्रे 7 सीटर कार अन दोनों के सामने आकर रुकी। उस कार से 4 लोग उतरे जो ब्लैक क्लोथ्स में थे और उन्होंने मास्क पहने। ह्यूदा तंग संजंग और उसके चेलों ने पलक झपकते ही बेहोशी वाला रुमाल अनडू लड़कियों के नाक पर रखा और घसीट कर कार में डाल दिया। उनका ये अटैक इतना फास्ट था कि लड़कियों को चिल्लाने या रेजिस्ट करने का मौका भी नहीं मिला। टीएन वो सॉन्ग का फोन भी वही गिर गया और उसकी स्क्रीन शैटर हो गई। लू वियन चिट शराब पी रहा था, पार अनडू लड़कियों को लेकर उसका दिल बेचैन था। उसने खुद को समझाया कि उसे थोड़ा टाइम निकलकर उन्हें घर ड्रॉप कर देना चाहिए। रात में लड़कियों का अकेला जाना सेफ नहीं होता। उसके फ्रेंड ने उसे छेड़ा, तू कब से इतना गैलेंट हो गया, क्या सच में उनकी सेफ्टी की फिक्र है तुझे। उस सीधे साधे लड़के ने सच बताया, बस हफ हफ हाय। सच कहूँ तो अभी मुझे यहाँ एक लड़की पसंद आ गई थी, पर तुम यहाँ थे ना, तो मैं अपने फ्लर्टिंग स्किल्स दिखा नहीं पाया। जब उसके बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कहा तो वो खड़ा हो गया और वहां से निकलने लगा। उसने सोचा अब यहाँ रुककर उससे और फ्लर्टिंग में डिले नहीं करना चाहिए। जाने से पहले उसने उससे सेफ्टी का ख्याल रखने को कहा। उसने ये बात कुछ गहरी मीनिंग में कही थी, जिसे वो शर्मिला लड़का ब्लश कर गया और उसे जल्दी वहां से गेट लॉस्ट होन को बोला। वो जाते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खुश हो रहा था। लगता है अब वो मैच्योर हो गया है और उसकी थिंकिंग क्लियर हो गई है। पर तभी उसने सडनली देखा कि वो माँ दो की 2 लड़कियां जिन्हें वो अभी मिला था, उन्हें कोई किडनैप करके बेहोशी की हालत में कार में घसीट रहा है और उनके मुंह पर टेप भी लगा हुआ है। टीएन वो सॉन्ग के बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच गए थे
पर वो ग्रे कार उनकी मैडम को लेकर तेजी से निकल चुकी थी। अब वो बस पैसिवली उनका पीछा करने के लिए अपनी कार ड्राइव कर सकते थे। ऊपर से एक कार्गो ट्रक ने उनका रास्ता रोक दिया। बॉडीगार्ड्स ने अपनी कार से चिल्लाकर अटेंशन डीन को कहा, पर वो कार्गो ट्रक ड्राइवर अंकल थोड़े कम सुनते थे, तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उल्टा उन्होंने बीच रोड पर ट्रक रोक दिया और अपना कण लगाकर पूछा, क्या बोल रहे हो भाई? बॉडीगार्ड्स ने सोचा, अब तो सब खत्म। इस डिले की वजह से अब हम इस कार का पीछा नहीं कर सकते और फुट पार तो बिल्कुल नहीं। पर जैसे ही उन्होंने ये सब कहा, उन्होंने देखा कि एक आदमी व्हर्लविंड की तरह उनके पास से गुजरा। सच में कोई किडनैपर्स का पीछा ऑन फुट कर रहा था। टीआरएन वीन फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, सामने तंग संजंग और उसके चेलों की कार का पीछा करते हुए। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि एक लड़की की स्कर्ट उड़ गई और उसे जल्दी से अपने हाथों से रोकना पड़ा। पर अभी भी उसके पास अपने बेस्ट फ्रेंड को कोसने का टाइम था। उसके फ्रेंड का स्टिंकी माउथ था, जो बोलता था वो सच हो जाता था। रियर व्यू मिरर में देखते हुए साटीएनजी, जो ड्राइवर था, उसने अपने बिग बॉस को बताया, कोई पीछा कर रहा है, बस पकड़ने ही वाला है। उसकी ड्राइविंग स्पीड तो बहुत स्कैरी है। मास्टर टैंग संजंग ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा और अपने गैंग मेंबर्स को ऑर्डर दिया, स्पीड बढ़ाओ और उसका पीछा छोड़ो। देखते हैं वो हमें पकड़ पाता है या नहीं। साटीएनजी ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और कार की स्पीड बढ़ाई। हंसते हुए बोला, क्या ये सच में खुद को सुपरमैन समझता है? फुट पार कार का पीछा करना चाहता है क्या? उसने रियर व्यू मिरर से हाथ दिखाकर यूज रेकलेसली चैलेंज किया। उसका चेहरा तो गुस्से से काला पैट गया था। वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, कुत्ते की औलाद, मुझको प्रोवोक करोगे? अब मैं तुम्हें दिखता हूं कि डिस्पेयर क्या होता है। उसने सिस्टम को ऑर्डर दिया कि वो उसकी एट्रीब्यूट्स में 50 पॉइंट्स की रीइंफोर्समेंट करे। सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आया, होस्ट की चॉइस। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट, फिजिक रीइंफोर्स किया गया है 50 एट्रीब्यूट पॉइंट्स से। इसमें 200 रीइंफोर्समेंट पॉइंट्स का कंजम्पशन हुआ है। रीइंफोर्समेंट के बाद टीआरएन वीन ने अपने अंदर एक रिफ्रेशिंग एनर्जी का फ्लो महसूस किया। उसकी वजह से वो सामने वाली कार का पीछा करते हुए जो फटीग महसूस कर रहा था, वो सब भूल गया। उसका एक स्टेप नॉर्मल लॉग ऑन से 10 गुना ज्यादा तेज था। जहां जहां उसके फुट पड़ते थे, वहां की जमीन और पत्थर ऐसे फटते थे जैसे पानी। BAJ पीछे मुड़कर देखा। जब उससे वो पीछा करते हुए नहीं दिखा तो वो खुशी से जोर से हंसा और बोला, बॉस, उस लड़के का पीछा छुड़वा दिया हमने। तंग संजंग ने ऑर्डर दिया कि कार को वेयरहाउस ले चलो और दूसरी कार से स्विच करो। अब तो हर रोड पर कैमरास लगे हुए हैं। टीएन वो सॉन्ग को भी अब होश आ गया था और उसने अपनी क्रिटिकल सिचुएशन को समझ लिया। उसने घबराकर पूछा, तुम लोग कौन हो? कितना भी मनी चाहिए तो ले लो, बस मुझे नुकसान मत पहुंचना। तंग संजंग ने नाइफ उसकी गर्दन पर राखी, थ्रेट करते हुए बोला, लगता है इन 2 लड़कियों का सीन कुछ खराब नहीं है। मैं तुम्हें एक अकाउंट दूंगा, अभी इसी वक्त 100 मिलियन उसमें ट्रांसफर कर दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अपनी लाइफ बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। दीप हैम अब तक पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और सारी सिचुएशन समझ गई थी। वो चिल्लाई, और एक्टिंग मैट करो, तुम लोग कोई मामूली किडनैपर्स नहीं हो। पूरा प्रोसेस इतना वेल प्लान्ड है, डेफिनेटली लॉन्ग टाइम से प्लानिंग चल रही थी। आखिर कौन है तुम्हारा बॉस? वुकोंग अब बोलता है, बॉस, ये लड़की तो काफी स्मार्ट है। तंग संजंग को आगे बात करने का मन नहीं किया, बोला, बहुत शोर हो रहा है। लाओ एर को बोला, जल्दी से इन्हें एक बड़ा डोज लगा दो। अब वुकोंग और बाजी ने फिर वही पुराना तरीका अपनाया, एक रुमाल पर एनेस्थेटिक लगाकर उन दोनों लड़कियों के नाक पर रखा। लेकिन इस बार डोज ज्यादा थी और वो जल्दी हाई बेहोश हो गई। अचानक गाड़ी का विंडो ग्लास टूटकर बिखर गया किसी तेज फोर्स से। अंदर बैठे सब के सब डर गए। चेंग युएन ने एक पैर से गाड़ी का ग्लास तोड़ दिया, टुकड़े चरण तरफ बिखर गए। अंदर बैठे लोग हैरान रह गए और घबराकर बोले, ये रात के अंधेरे में क्या ड्रामा हो रहा है? उसने अपने हाथ से दरवाजे की बॉडी को पकड़ लिया किसी अजीब पावर से और दरवाजे को उखाड़कर एक तरफ फेंक दिया। तंग संजंग ने जैसे ही उसका डेविलिश फेस देखा, उसकी लाल आंखें और खड़े बाल, वो घबरा गया और हकलाने लगा, ड्राइवर, स्पीड बढ़ाओ, टेस, जल्दी चलाओ। ऑफ माय गॉड, ये कौन सी चीज थी? अभी वो ट्यूरेंट गाड़ी में कूद गया और एक किक से अस मास्क बॉस टैंग संजंग को बाहर फेंक दिया, जगह बनाने के लिए। उसके 2 शिष्य ने जब अपने मास्टर को मुश्किल में देखा
तो ट्योरेंट नाइव्स निकाल लिए मदद करने के लिए, लेकिन कुछ कर पाते उससे पहले ही दोनों को एक एक पंच मिला और वो नॉकआउट हो गए और फिर उन्हें गाड़ी से बाहर डुमेर ह्यू कुत्तों की तरह फेंक दिया गया। जब उसने उसे अपनी तरफ आते देखा, शाव्यूजिंग डर के मारे कांपने लगा और कुछ भी बकने लगा। काका, चाचा, राजा, मेरी जान बख्श दो। मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं जो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मेरा अनलॉग ऑन से कोई लेना देना नहीं है। उसने भी अपने हाथ और गंदे नहीं करने चाहे और उसे गाड़ी को साइड में लगाने को कहा और निकल जाने को बोला। वो ट्योरेंट उसकी बात मान गया, गाड़ी को रोड साइड पार रोका और खुद नीचे उतर गया। जैसे कि उसे लगा वो अपना माइंड बादल देगा, वो रोड क्रॉस करने लगा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। ट्रक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और उसे टक्कर मार दी। जब ड्राइवर चेक करने के लिए नीचे उतरा तो देखा कि जो आदमी नीचे पड़ा था वो इस दुनिया से जा चुका था। वो घबराकर वहां से भाग गया, गायब हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये जागी तो उसका सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। यूज हल्का हल्का याद आ रहा था, जैसे उसने कोई भयानक नाइटमेयर देखा हो कि यूज किडनैप किया गया था। पास में लेती किन वुशुएंग भी हदबदाकर उठ गई और जोर से चिल्लाई, यहाँ मत आना। ये ने देखा और जल्दी से पूछा, दीदी क्या आपने भी नाइटमेयर देखा? वो बोली, हाँ मैंने देखा कि मुझे किडनैप कर लिया गया था। तभी वो रुकी और ये के सवाल को समझते हुए उससे वापस पूछा, कहीं तुम्हें भी? दोनों घबराकर एक साथ चिल्लाए, ये तो कोई ड्रीम नहीं था। पता नहीं एक्सीडेंटली या जानबूझकर मॉर्निंग न्यूज चल पड़ी और सब कुछ साफ हो गया। छोटे स्क्रीन पर रिपोर्टर न्यूज दे रही थी। कल रात 10:26 PM पार यांगसी ब्रिज की तरफ हुपो एवेन्यू पार एक सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ। जब एक फेक नंबर प्लेट वाली 7 सीटर कार हाई स्पीड पार जा रही थी, एक आदमी गाड़ी से बाहर गिरकर स्पॉट पार हाई मर गया। ड्राइवर को भी एक दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। टोटल 4 लॉग ऑन की मौत हो गई। स्पॉट के पास एक तेज नाइफ और एक अनेस्थेटिक बॉटल मिली। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल रात हू बार के गेट के सामने 2 लड़कियों को इस फेक नंबर प्लेट वाली गाड़ी ने किडनैप कर लिया था। पुलिस के प्रिलिमिनरी गैस के हिसाब से वो 2 लड़कियां स्पेशल फोर्सेस की हो सकती है। किडनैप होने के बाद उन्होंने गैंगस्टर्स के साथ जोरदार लड़ाई की और सक्सेसफुली वहां से निकल गई। किन वुशुएंग ने यहाँ की तरफ मुड़कर बोला, तो मतलब हम सच में किडनैप हुए? ये कोई ड्रीम नहीं था। वो सोच में पैट गई, पर हम यहाँ कैसे पहुंचे? हम दोनों तो ऐसे भाग नहीं सकते थे। किन वुशुएंग ने सोचा, कहीं चेन युएन ने तो नहीं बचाया। उसकी याद के हिसाब से वो बहुत तेज दौड़ता है। ये ने ट्योरेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट किया, किन वुशुएंग थोड़ी कम एक्शन मूवीज देखा करो। उस गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर/आवर थी, कौन उसका पीछा कर सकता है? दोनों गहरी सोच में डूब गए। ये को लगा शायद बॉडीगार्ड्स सही टाइम पर आ गए होंगे बचाने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या उसने ही उन्हें बचाया था। किन वुशुएंग ने यूज कॉल किया तो उसे उसकी नींद भरी गुस्से वाली आवाज सुनाई दी, कौन है? सुबह सुबह लोगों की नींद खराब कर रहा है। उसने भी सीधे पॉइंट पर आते हुए पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे? उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, पूरी रात ड्रिंक कर रहा था। पता नहीं क्यों उससे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब यूज पता चला कि उसने उसकी मदद नहीं की थी। जवाब मिलने पर वो बोली, कुछ नहीं, और कॉल कट कर दिया। ये अब बाहर दरवाजे तक आ चुकी थी जंग भैया से मिलने के लिए और पूछा कि कल रात क्या हुआ था। वो तो बस अपना सर झुकाकर गलती मान रहा था, बोला कि ये उनकी नेग्लिजेंस थी, लेकिन कल रात सच में कोई उन्हें बचाने आया था। वो जैसे जैसे बोलता गया और भी इमोशनल होता गया, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उस इंसान की स्पीड सुपर ह्यूमन थी, गाड़ी से भी ज्यादा तेज, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट सिचुएशन का पता नहीं था। उसने उसे तसल्ली दी, रोना बंद करो और खुद को ब्लेम मैट करो। तुमने हमारे घर में पिछले 10 to 15 सालों से काम किया है, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं ये बात पापा को नहीं बताऊंगी। अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए वो धीरे से उसका थैंक्स किया, लेकिन रोना बंद नहीं कर पाया। ये को सच में बहुत हैरानी थी कि कौन था जो उन्हें किडनैप करना चाहता था और कौन था जिसने उन्हें बचाया। चेन युएन ने किन वुशुएंग का कॉल कट करने के बाद एक लंबी सांस ली और चुपके से खुश हुआ कि उसने यूजफुल बना दिया। उसने भी अच्छे से सोचा, एक्चुअली ये गुडविल पॉइंट्स कलेक्ट करने का एक अच्छा चांस था।
लेकिन ये कुछ ज्यादा हाई शो ऑफ हो जाता और आउटसाइडर्स का अटेंशन आसानी से खींच लेता। वो फिर से लेट गया सोने के लिए। यूज लगा कि उसका नाम तो काफी हो चुका है, ओवरडूइंग कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड लिव वेन को कल रात बार में अकेला छोड़ दिया था। पता नहीं वो कैसा होगा, पता नहीं उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो उसने कॉल करने का डिसीजन लिया। किसी होटल में, होटल रूम के फर्श पर कपड़े जूते सब इधर उधर बिखरे पड़े थे और विमेंस और मेंस क्लोथ्स भी थे। पूरा सीन बता रहा था कि कल रात क्या धमाका हुआ था। फोन स्क्रीन लाइट अप हो गया। चेन युअन की इनकमिंग कॉल दिखाने लगा, लेकिन एक दूसरी लड़की के पतले हाथों ने फोन उठाया। चेन युअन शॉक हो गया जब एक यंग लड़की की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने ट्यूरेंट समझ लिया कि कल रात क्या हुआ होगा। लगता है वो तो मुझसे भी ज्यादा लाइफ एंजॉय कर रहा है, बेकार में मैं उसकी टेंशन ले रहा था। यूज लगा कि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड का माहौल खराब नहीं करना चाहिए, तो उसने ट्यूरेंट कॉल कट कर दिया। उसने अंगड़ाई ली, कपड़े पहने। अब समझा कल रात उसने मुझे क्यों वापस भेजा था। लगता है वो सच में एक प्रॉपर मन बन गया है। खिड़की के पास जाकर उसने बाहर झांका। यहाँ की लाइफ यूज थोड़ी डल लग रही थी, इसलिए उसने थियन मॉ जाने का प्लान बनाया, देखने की उसकी विला का काम कितना हुआ है। यूज सीएओ टोन नगम की याद भी आ रही थी। पता नहीं उसकी फिल्म शूटिंग ठीक चल रही होगी या नहीं। हुदाई यूनिवर्सिटी में एक प्राइवेट जेट जिसके अंदर टॉप क्लास फ्लाइट अटेंडेंट्स नीटली लाइन में खड़े थे, कॉलेज कैंपस के बिल्कुल बीचों बीच लैंड हुआ। सारे स्टूडेंट्स की नजर उस पर थी। सब सोच रहे थे ये 100 मिलियन से ज्यादा का प्राइवेट जेट किसका है जो हमारे कॉलेज के सामने आ ठहरा है। जवाब तो काफी ऑब्वियस था, और कौन हो सकता था बॉस टीआरएन वीन के अलावा। वो कैरिस्मेटिक और चमकता हुआ सबकी एडमायरिंग आइज के बीच प्राइवेट जेट में चढ़ गया। उसके रास्ते में बॉडीगार्ड्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बेड रिस्पेक्ट से बो किया। ये ग्रैंड नजारा देखकर सबको लगा कि वो कितना पावरफुल है। कुछ लोग तो सच में उसके अडॉप्टेड चाइल्ड बनाना चाहते थे। प्लेन में बैठे एक फ्लाइट अटेंडेंट करीब आई, अपने भरपूर फिगर को उसके सामने करते हुए बेड रिस्पेक्ट से उसके फुट मसाज की ऑफर की। कहने लगी, इतनी देर प्लेन में बैठने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता है। उस फ्लाइट अटेंडेंट से मिल रहे कंफर्ट को एंजॉय करते हुए उसने सोचा, रिच पीपल की लाइफ कितनी ब्लिसफुल होती है, क्या सही लाइफस्टाइल है। जो भी काम हो, रिस्पेक्टफुल अटेंडेंट्स सब कुछ कर देते हैं। लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसका सिस्टम ऐसी लड़कियों को बाइंड क्यों नहीं करता। उसने देखा कि लड़की यूज बेड एडमिरेशन से देख रही थी। टैब यूज रियलाइज हुआ कि जिन लड़कियों का फेवरेबिलिटी उसके लिए बहुत हाई होता है, उन्हें सिस्टम बाइंड नहीं कर सकता। कैसा डिफेक्टिव सिस्टम है यार। फोन की बेल बाजी, उसका नाम सेव्ड था, पर यूज 5 सेकंड्स लगे याद करने में कि वो कॉल करने वाला कौन है। उसको समझ नहीं आया कि डीएनजी टी किम, जो उसे हमेशा गॉडफादर बुलाता था, वो इस बार उसे क्यों कॉल कर रहा है। कॉल उठाते ही यूज पता चला कि फिल्म क्रू में कुछ हो गया है। बात ये थी कि सीएओ टोन नगम को एक पॉपुलर यंग एक्टर के साथ किसिंग सीन करना था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई थी। वो गुस्से में फोन पर चिल्लाया और पूछा, क्या तुम अब भी मुझे गॉडफादर मानते हो? मेरी वुमन को दूसरे आदमी के साथ किस करने दिया तुमने? लड़का और सुन नहीं पाया और फोन डोर हटाकर अपनी लॉयल्टी की कसम खाते हुए बोला, मेरी लॉयल्टी का हाई हेवन गवाह है। उसने टीआरएन वीन से कहा, जैब किस हाई करना है तो खुद ही आके मेल लेड का रोल क्यों नहीं करते। डीएनजी टी किम ने अपनी बात फिर से रिपीट की और उससे कहा कि वो पर्सनली फील्ड में उतरे और लीड रोल खुद ही करे। टीआरएन वीन थोड़ा झिझका, ये ठीक नहीं होगा उसने सोचा, और आस लड़के ने यूज कन्विंस करने के लिए हर लॉजिक यूज किया। पहले हमने टॉप इन्फ्लुएंसर को मेल लीड के लिए बुलाया था क्योंकि उसके बहुत फैंस थे, पर अब प्योर सोशल मीडिया पर कोई भी उससे ज्यादा फैंस वाला नहीं है, तो उसका मेल लेड का रोल करना बहुत रीजनेबल है। और तो और उसने गाना बजाना, चेस सब कुछ तो किया हुआ है, अब मेरे साथ फिल्म में एक्टिंग भी कर लेगा तो बहुत अच्छा होगा। टीआरएन वीन भी उसकी बातों में आ गया। मेल लेड बनना कोई बुरी बात नहीं थी। सीन चेंज होता है सेट पार किसी ड्रेसिंग रूम में। टायू एनएचटीएसएन गुस्से में टेबल पार जोर से हाथ मारता है, जिसे सब कुछ गिरकर टूट जाता है। वो चिल्लाता है, ये तो हद से ज्यादा बुलिंग है। वो खुद को टॉप स्टार बताता है, एक हैज बीन डायरेक्टर जैसे डीएनजी टी किम के लिए फिल्म करना तो मेरा बड़ा फेवर है। पता नहीं इस लड़के को और क्या एरोगेंस है। और वो हाई एंड माइटी एक्ट्रेस सीएओ टोन नगम, जो अब एक्टिंग करियर में कहीं स्टैंड नहीं करती,
वो मुझसे किसिंग सीन रिजेक्ट करने की हिम्मत करती है? क्या खुद को प्योर सेंट समझती है क्या? यूज इतना गुस्से में देखकर असिस्टेंट ने उसे एक मिनरल वाटर बॉटल दी ठंडा होने के लिए। उसने बॉटल ली, एक ही सांस में पी गया, लेकिन निगलने से पहले हाय थूक दिया और बॉटल उसके चेहरे पर फेंककर बुरी तरह से चिल्लाया, स्टूपिड! कितनी बार कहा है कि मैं सिर्फ इंपोर्टेड मिनरल वाटर पीता हूँ? ये क्या पिला दिया ट्यून? हाँ। वो जल्दी से अपोलोजाइज करने लगी, बोली कि वो दूसरी बॉटल लाती है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने मैनेजर को ऑर्डर दिया कि वो उसके फैन क्लब को कांटेक्ट करे और सीईओ टोन नगम के खिलाफ स्ट्रॉन्ग बैकलैश करे ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो। मैनेजर ने जल्दी से अग्री किया और वही किया। वो रूम से बाहर निकला, उसका मूड बहुत खराब था। यूज अपना गुस्सा निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उसने सडनली नीचे ग्राउंड की तरफ देखा। लगता है वो किसी बेड इंपॉर्टेंट पर्सन का वेलकम करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूज थोड़ा डाउट हुआ, क्या डीएनजी टीम के इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन गए हैं? अब उसके खड़े होने की जगह से उसने असिस्टेंट को सीईओ टोन नगम से पूछते हुए सुना, आप किसिंग सीन्स से इतना अवॉइड क्यों करती है? उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो चुपके से उसके ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास गया सुनने के लिए। अपने प्राइवेट रूम में वो अभी भी कुछ नहीं जानती थी। उसने अपनी फीमेल असिस्टेंट, जो उसके बाल बना रही थी, उससे दिल की बात कही, मेन किसिंग सीन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस टायू NHTSN के साथ किस नहीं करना चाहती। अगर किस करना पड़ा तो वो सिर्फ उस आदमी को किस करेगी जिसे वो अपना मानती है। उसकी पूरी जिंदगी वो हमेशा सिर्फ TRN वीन की तरफ ही देखेगी बस। और उस लड़के की बात करें तो वो मियर किस के वर्दी नहीं है। उसकी आंखें जब भी मुझे देखती है मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। उसका फेस अब डार्क हो गया था और नहीं सुन पाया उसने डोर किक किया और अंदर घुस गया। सीईओ टोन नगम के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पावर क्या होती है। उसने सीधे पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? ठीक उसी वक्त TRN वीन का प्राइवेट जेट भी फिल्म सेट पार सेफली लैंड हो गया। लीड करते हुए DNG टीम ने यूज फिल्म सेट पार वेलकम किया। उसने सबको देखा, सब प्रेजेंट द, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। उसने पूछा, सीईओ टोन नगम कहाँ है? वो मेरा वेलकम करने क्यों नहीं आई? टायू NHTSN ने गुस्से में सीईओ टोन नगम की रिस्ट पकड़ ली और उससे इंटेरोगेट किया, क्या मेन हैंडसम नहीं हूँ या मियर फैंस नहीं है? किस बात पर तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो? वो छुटने के लिए छटपटाई, उससे हाथ छोड़ने को बोली और पूछा, तो तुम आ गए? एक घायल शेर की तरह वो दहाड़ा और बोला। उसने उससे पूछा कि क्या वो जानती है कि उसने इन अचीवमेंट्स को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। उसने पता नहीं कहाँ से पावर लाई और उसके ग्रॉन पार एक किक मारा जिसे वो दर्द से बिल्कुल चीख भी नहीं पाया। असिस्टेंट भी हैरान थी कि उसने इतनी जल्दी और खतरनाक तरीके से अटैक किया। उसने उसे एक चांस दिया, बोला कि यहाँ से निकल जाओ। जो हुआ वो उसे भूल जाएगी और उसे सलाह दी कि वो उससे पीछा छोड़ दे क्योंकि वो उसके साथ किसिंग सीन कभी नहीं करेगी। खुद को इतना इंसल्ट होता देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने यूज बिच कहा और उस पर अटैक करके एक थप्पड़ मारा जिसे वो लड़खड़ा गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर ट्यूरेंट एक लाल निशान पैट गया और वो कुछ बोल नहीं पाई। वो पागलपन में उसके चेहरे पर चिल्लाया, क्या गोवा रही है? मैंने ही मारा है तुझे। मेन, एक स्टार जिसके टेंस ऑफ मिलियंस फैंस है, इस डिलैपिडेटेड फिल्म क्रू में काम करने आया और फिर भी मुझे रिजेक्टेड किया जा रहा है। बस अब बहुत हो गया। वो भी खुद को रोक नहीं पाई। उसका नाम चिल्लेट यू बोली, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। उसने बिना किसी मर्सी के यूज वापस थ्रेटन किया। बोला, अपना एटीट्यूड ठीक कर लो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमेशा किसिंग सीन्स से दूर रहती थी ना, अब मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। वो अब्यूज लस्टफुल आइज से देख रहा था। उसके मुंह से तो ड्रूल भी निकल रहा था। वो बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था। और उसी पाल रूम का दरवाजा टूट के गिर गया। उस शख्स ने इतनी जोर से किक मारी थी कि दरवाजा टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ने लगा। सब हैरान रह गए। जो रूम पहले बिल्कुल साफ सुथरा था अब बिल्कुल बिखर चुका था। टेबल्स और चेयर्स उल्टे पड़े थे और मेकअप का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जैसे ही उसने उसे देखा वो उसकी तरफ लपकी। चेहरे पर एक दुखी बेचारा सा एक्सप्रेशन था और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। बस गिरने हाई वेल द TRN वीन मऊ वाई पार गुस्सा नहीं हुआ। उसने DNG टीम को स्कोल्ड किया, तुम इस तरह से फिल्म क्रू मैनेज करते हो क्या? फीमेल लीड को ऐसे प्रोटेक्ट करते हो क्या? लड़के के चेहरे पर पसीना तापक रहा था।
एक पाल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या एक्सप्लेनेशन दे, और वो शख्स अभी भी हिम्मत कर रहा था गाली गलौच करने की। पूछ रहा था, तू है कौन भी? वो अभी अपनी पहचान बताने ही वाला था कि यूज एक किक मिली और वो सीधा दीवार से जा चिपका, हेल से आए किंग की तरह उसको जज करते हुए। वो उसके पास गया, उसका सर पकड़ा और पूछा, तू टायो NHTSN है? मेरी वुमन को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उसका सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके चेहरे पर एक और पंच पड़ा। उसका वो हैंडसम कॉन्फिडेंट चेहरा अब ज्यादा डैमेज्ड और कम सही सलामत था। वो दर्द से चीख उठा, अपना एक गाल पकड़कर। बाहर खड़े सब लोग जो ये सीन देख रहे थे बस चुपचाप पसीना बहा रहे थे और दुआ कर रहे थे कि वो जिंदा यहाँ से निकल पाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़कर रोकने की। वो अभी भी नहीं रुका था। उसने अपना पैर सीधा उसके चेहरे पर रखा और हुक्म दिया, अभी के अभी CEO टोन नगम से माफी मांगो। टायो NHTSN को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो अपना सर भी नहीं उठा पा रहा था। वो जमीन पर घुटने टेक कर गिरा हुआ था और CEO टोन नगम से सॉरी बोल रहा था। उसने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली। वो लड़की बस चुपचाप खाते रही, कुछ नहीं बोली। एक तनाव भरा माहौल सबको घेरे हुए था। डुओंग टू किम पास आया और जमीन पर थोड़ा सा रगड़ा, फिर हैरत से बोला, अरे बाप रे, कितना रियल लग रहा है। ये ब्लड बैग तो बिल्कुल असली जैसा है। उसने सबको बताया कि ये बस एक रिहर्सल था। येन टोंग खुद यूज ऑडिशन करने आए थे। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब डायरेक्टर ने इस ब्लड स्टेन को करीब से देखा तो सब हैरत से बोल उठे, ये रिहर्सल इतना रियल कैसे हो सकता है। सब उसकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि वो एक्सेप्शनल था और उसने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। डुओंग टू किम ने मैनेजर को इशारा किया कि यूज रेस्ट के लिए ले जाओ। इतनी इमर्सिव एक्टिंग के बाद वो जरूर बहुत थक गया होगा। ट्यूरेंट डू लॉग आए और उसे सहारा देकर वहां से ले गए। बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां से निकल गए। अब वहां सिर्फ TRN वीन और CEO टोन नगम बचे थे। इस पाल वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी बाहों में गिरकर रोने लगी। अपने दिल में उसका नाम पुकारते हुए वो इमोशंस से भर चुकी थी। उसने बिना किसी हेजिटेशन के सबके सामने उससे प्रोटेक्ट किया था। ये फीलिंग ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड उसके दिल में उसके लिए फेवरेबिलिटी पॉइंट्स और बढ़ा गई। अब उसकी फेवरेबिलिटी 97 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। टारगेट CEO टोन नगम होस्ट के राइटियस एक्ट और फेवरेटिज्म टुवर्ड्स द ब्यूटी से बहुत मूव्ड हुई। फेवरेबिलिटी पॉइंट्स में ब्रेक थ्रू हुआ। होस्ट को 10 एनहांसमेंट पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। उसने उससे सहलाया और कंफर्ट किया, इट्स ओके, सब ठीक है। टायो NHTSN से रिलेटेड सब कुछ मेन हैंडल करूंगा, यूज उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो हिचकिचते हुए बोली कि वो इस बात को बिग डील बनाना नहीं चाहती। यूज तो बस एक स्लैप हाई पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा एकदम गुस्से से भर गया। एक स्लैप भी किया तो डेथ वर्दी है। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। अब उसकी आवाज में थोड़ी नरमाई थी। मैंने भी आज तक इस चेहरे को छुआ नहीं, और उसने इस पार हाथ उठाया। मेन यूज कभी माफ नहीं करूंगा। उसके इतने करीब होने से वो शर्म से लाल हो गई। उसने महसूस किया कि उसका उसकी केयर में होना पिछले जन्म के गुड डीड्स का ब्लेसिंग था। नेक्स्ट डे सारी ऑनलाइन न्यूज साइट्स पर ये खबर एक्सप्लोड हो गई। टायो NHTSN सीरियसली इंजर्ड था और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसके मैनेजर ने अनाउंस किया कि उन्होंने लॉसूट फाइल कर दिया है। अटैकर को सेवियरली पनिश किया जाएगा। इस वक्त CEO टोन नगम के लॉन्च में वो और वो लड़की अब भी एक दूसरे के साथ थे। बाहर के स्टॉर्म की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। DNG किम सडनली अंदर आया, नॉक करना भी भूल गया। वो जोर से चिल्लाया, गॉडफादर, ये अच्छा नहीं हुआ। उसने आज सुबह की लेटेस्ट न्यूज बताई। उसका प्रेडिक्शन था कि टायो NHTSN के इंजरीज बहुत सीरियस है, यूज हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। उसके असिस्टेंट ने हमें अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया है। उसने बेप्रवाही से जवाब दिया, ये सब मैटर्स इजी टू सॉल्व है, पर मुश्किल बात यह है कि उसके पीछे वाली कंपनी के मादों की LYTH के साथ बहुत डीप कनेक्शंस है। TRN वीन के फेस पर थोड़ा सरप्राइज दिखा जब LYTH का नाम मेंशन हुआ, पर बहुत जल्दी उसने रिकॉल किया कि LYTH ग्रुप का हेड तो LY गया MC है। वो डैम पर्सन हमेशा मुझसे पंगा लेता रहता है, लेकिन कभी जीता भी है क्या? मैं उस जैसे लूजर से दारूंगा क्या? उसने हाथ हिलाकर कहा कि अनमेन मुझसे कॉम्पीट करने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वो सच में ट्रबल क्रिएट करना चाहते हैं तो टायो NHTSN की कंपनी को बाय कर लें। उसने सोचा नहीं था कि वो इतने डिसाइसिव तरीके से काम करेगा।
वो उससे एडमिरेशन से देखता ही रह गया। जब यूज इंस्ट्रक्शन मिली कि पहले उसे पैसे से शट अप किया जाए तो वो ट्यूरेंट ओबे किया और काम पर निकल गया। सीईओ टोन नगम उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसके लिए इतनी डीपली रूटेड LYTH ग्रुप से टक्कर लेगा और तो और लॉसूट में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जितना वो सोचती उतना हाई यूज लगता कि वो एक ट्रू मैन है। उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स में एक और पॉइंट का इंक्रीज हुआ। करंट फेवरेबिलिटी 98 पॉइंट्स। सीईओ टोन नगम ने उसकी शर्ट खींची। उसकी बड़ी चमकती आंखों ने उसे देखा और बोली कि वो इतने बेड प्राइस के वर्थ नहीं है। उसने रुककर पूछा, कौन सा प्राइस? वो इमोशनल होकर उसने जो कुछ भी उसके लिए किया था सब बताने लगी कि उसने कैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पेंसेशन रीपे करने में हेल्प की। यूज स्टार ऑफ द सी नेकलेस गिफ्ट किया। एक बैड डायरेक्टर को टेक डाउन करने में हेल्प की और एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली ताकि वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सके। उसने अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ लिया और कहा कि वो उसने जो कुछ भी उसके लिए किया है वो कभी नहीं भूलेगी। उस ब्यूटी का चेहरा उसके और करीब आया और उसके डेलिकेट हैंड्स खुद को रोक नहीं पाए, उसके हैंडसम फेस को सहलाने लगे। वो जानती थी कि वो सिर्फ एक लवर है, लेकिन अगर उसके दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी स्पेस हो तो वो उसके लिए काफी होगा। वो जितना बोलती जा रही थी उतनी हाई इमोशनल होती जा रही थी और अपनी बात खत्म करते ही उसने उसके लिप्स को क्लेम कर लिया। टीआरएन वीन पहले तो शॉक्ड और बिविल्डर्ड था, पर फिर उसने लीड ले ली और उसके किस का पैशनेटली जवाब दिया, जिसे उस लड़की का पहले से रेड चेहरा और भी रेड हो गया। जब तक उनकी ब्रीदिंग उखड़ने लगी तब जाकर उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा। उसने उसे एक रूम कार्ड देते हुए कहा, ये मेरा रूम कार्ड है, आज रात प्लीज आना और मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। वो कुछ और कह भी नहीं पाया था कि वो शर्मा के कमरे से भाग निकली। हाथ में रूम कार्ड देखते हुए उसने खुद से पूछा, क्या ये मुझे किसी मिक्स्ड डबल्स लव गेम में बुलाने का इनविटेशन है? उन्हें लगा उनकी किसिंग सीन किसी ने नहीं देखी, पर बाहर एक भीड़ ने शुरू से एंड तक सब देख लिया था और उनके मुंह से निकल पड़ा, क्या जोड़ी है, हैंडसम हीरो ब्यूटीफुल हीरोइन। ऐसी हाई एटमॉस्फेयर तो चाहिए होती है अपनी फिल्म शूटिंग के लिए। एक नौजवान तो ये सीन देख के रो पड़ा। यूज अपनी बीवी की बहुत याद आ गई। डुओंग टू किम ने कहा, मुझे तो पहले से पता था कि सीईओ टोन नगम मेरी गॉड मदर बनेगी, पर लगता है जिस स्पीड से ये सब हो रहा है मुझे और भी कई गॉड मदर्स मिल जाएंगी। एक दिन बाद ऑनलाइन न्यूज साइट्स पर ये खबर स्प्रेड हो गई कि टॉप स्टार टायो NHTSN के पेरेंट्स ने लॉसूट विथड्रॉ कर लिया है। रीजन अनक्लियर है। कमेंट्स सेक्शन में कुछ लोगों ने कहा कि उसके पेरेंट्स ने बॉस येन से 500 मिलियन कैश लिए है लॉसूट विथड्रॉ करने के लिए। बहुत लोगों ने उससे गालियां दी कि वो विक्टिम का ड्रामा कर रहा है और लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है लॉसूट विथड्रॉ करने के लिए। एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि टायो NHTSN को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने को एक्ट्रेस को इंसल्ट किया था। बहुत लोगों ने कमेंट्स में कंफर्म किया कि उनके रिलेटिव्स फिल्म क्रू में है और बॉस येन ने बस हेरोइक डीड किया है। टायो NHTSN बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। बहुत लोगों ने उससे सपोर्ट किया, सबको वो आंखों में खटकता था। यूज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग यूज अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट। अब वो रूम नंबर 8106 ढूंढने में बिजी था। एक बेड राउंड के बाद भी जब रूम नंबर नहीं मिला तो उसका पेशेंस जवाब देने लगा। वो सोचने लगा, आखिर ये कमरा है कहाँ? एक कॉरिडोर के एंड तक पहुँचते पहुँचते आखिरकार टीआरएन वीन को रूम नंबर 8106 दिख ही गया। पर जैसे ही उसने रूम कार्ड अंदर डाला और दरवाजा खोलने वाला था तो अंदर से दरवाजा झटके से खुला और एक पतली नरम हाथ ने तेजी से उसे अंदर खींच लिया और उसे दीवार से सता दिया। सीईओ टोन नगम ने एक सेक्सी बैकलेस नाइट ड्रेस पहनी थी और यूज सेडक्टिव आइज से देख रही थी। उसने भी उसे अपनी शार्प ठंडी आंखों से देखा, जिससे वो लड़की थोड़ा सी शिवर कर गई और अपना हाथ पीछे खींच लिया। हिचकिचाते हुए उसने पूछा, तुम मुझे ऐसे गोवा क्यों रहे हो? उसने अचानक कहा, बिना मेकअप के तुम और भी खूबसूरत लगती हो। वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर उसने एक पैशनेट किस से उसे चुप करा दिया। उनके होंठ कितनी देर तक एक दूसरे में उलझे रहे पता नहीं। उसके होंठों का हर एसेंस, हर टेस्ट उसने चूस लिया था। पर यूज अभी भी कम लग रहा था, जैसे दिल में एक बहादुर जानवर का खून उबाल रहा हो। उसने उसके जिस्म पर हर रुकावट को फाड़ डाला ताकि उस लड़की का प्योरेस्ट एसेंस उसकी आंखों के सामने और भी साफ दिखे। उसने हर चीज नेचुरली एक्सेप्ट कर ली, बिना किसी रेजिस्टेंस या फाइट बैक के। फिर भी यूज चेन नहीं आया और उसने रिकन्फर्म किया, तुम्हें पीरियड तो नहीं आए ना?
वो हिचकिचाई, नहीं तो तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उसने अपना सर खुजाया और हंस दिया, अच्छा है अगर नहीं। यूज ज्यादा सोचने के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हर बार जब भी वो कोई इम्पोर्टेंट काम करना चाहता था, बिना वजह कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। इसलिए इस बार वो थोड़ा केयरफुल था, ताकि गन लोड हो पार फायर ना हो, ऐसा ना हो। उसने दोबारा सीरियस होकर उससे पूछा, और कोई बात है? सीईओ टोन नगम ने शार्मेट यू एडमिट किया कि उसे सच में उससे कुछ कहना है। ये सुनकर उसकी मूड खराब हो गई, पर उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो उसके आर्म्स में आ गई और बहुत दुखी होकर रोने लगी। उसने कहा कि वो अब टायू NHTSN के साथ को-स्टार नहीं करना चाहती। एक कंडीशन रिफ्लेक्स की तरह उसने उसे जोर से गले लगा लिया और समझाया, तो ठीक है, हम यूज रिप्लेस कर देंगे। पर उसने कहा कि बहुत सारे सीन्स तो शूट हो चुके हैं, अगर एक्टर चेंज किया तो सब कुछ शुरू से शूट करना पड़ेगा, और एक्टर बदलना एक बहुत बड़ा इशू है। उसने यूज रियश्योर किया, कोई बात नहीं, दोबारा शूट कर लेंगे, और अगर टाइम पे कोई नहीं मिला तो मैं खुद हाई मेल लीड का रोल कर लूंगा। वो तो शॉक हो गई जब उसने खुद को मेल लीड के रोल के लिए सजेस्ट किया। सीईओ टोन नगम ने डिसबिलीफ में दोबारा कंफर्म किया, TRN वीन, क्या तुम सच में इस फिल्म में मेल लीड का रोल करने को विलिंग हो? उसने फर्मली जवाब दिया, ऑफ कोर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार वो बहुत इमोशनल हो गई, ये सोचकर कि वो इतनी वर्दी नहीं है कि उसकी वजह से उसे और कई बिलियन का लॉस हो, सिर्फ मेरे साथ कुछ महीने फिल्म शूट करने से। उसकी आंखों में प्यार उमड़ आया, यूज लगा वो कितना इमोशनल इंसान है। सीईओ टोन नगम का फेवरेबिलिटी स्कोर 1 पॉइंट बढ़ गया। करंट फेवरेबिलिटी स्कोर 99 पॉइंट्स। फेवरेबिलिटी में ब्रेक थ्रू हुआ, क्योंकि टारगेट होस्ट के सिंसियर एक्शंस से इमोशनल हो गया था, इसलिए होस्ट को 10 एनहांसमेंट पॉइंट्स मिले। वो उसे जोर से गले लगाकर सिसक कर रो पड़ी, पूछने लगी वो उसके लिए इतना अच्छा क्यों है? मेन कुछ भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा फिल्म एंड टीवी सिटी प्रोजेक्ट मैंने पूरा बिगाड़ दिया है। एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। उसने जवाब दिया, तुम मेरी हो। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहूंगा तो और किसके साथ रहूंगा? उसकी मजबूत छाती से लगकर उसने धीरे से यूज थैंक यू कहा, उसके साथ रहने के लिए। उसकी ऐसी अनस्टेबल इमोशंस देखकर उसने सिस्टम को सीईओ टोन नगम की सिचुएशन चेक करने को कहा। उसके गाल को हल्के से छूटे हुए उसने कंसर्न से पूछा, अभी भी पेन हो रहा है? उसने सच्चे दिल से जवाब दिया, अब पेन नहीं है। सिस्टम ने अब चेक रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। नेम सीईओ टोन नगम, ब्यूटी स्कोर 9.2 पॉइंट्स, ऑरा 9.3, हेल्थ 6.8, हेल्थ कंडीशन पुअर, सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ये देखकर वो सोचने लगा, क्या यूज डिप्रेशन है? ये समझना इजी था। एक लड़की जो अभी 20 साल से थोड़ी ऊपर है, फूल जैसी खूबसूरत, जिसे प्यार और केयर मिलनी चाहिए थी, यूज इतना ज्यादा प्रेशर, क्रिटिसिज्म और ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। उसने हल्के से उसकी चिन ऊपर उठाई और उसके होंठों पर एक मीठा पैशनेट किस दिया। ये लड़की यूज किस करने का एडिक्शन दे गई थी। फिर जो होना था वो होकर रहा। उसने एक साथ एक बहुत हाई इंटेंस रेन ऑफ पैशन गुजारा। लव मेकिंग के दौरान उसने धीरे से उसके कण में फुसफुसाया, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उसने नेचुरली उसकी बात मान ली। अगली सुबह मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि हाथाना फार्मास्यूटिकल ने एक नया ड्रग सक्सेसफुली रिसर्च किया है, जिसने पूरी दुनिया में सेंसेशन मचा दी है। एक रिप्यूटेबल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि एक नेशनल एकेडमिशियन ने हाथाना फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए 2 नए ड्रग्स के बारे में बताया। एक इस डिजीज को रिपेल कर सकता था और दूसरा कैंसर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। हाथाना फार्मास्यूटिकल की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ गई, कई बिलियंस को क्रॉस कर गई। उसने न्यूज पढ़ी, यूज एक्सपेक्ट नहीं था कि जो मेडिसिन उसने इतनी कैजुअली बनाई थी वो इतनी पावरफुल निकलेगी। बिखरे हुए बिस्तर को देखकर उसने मन ही मन सोचा, कल रात तो सच में क्रेजी थी। शुक्र है उसकी बॉडी पहले हाई एनहांस्ड हो चुकी थी, वरना वो डर के मारे भाग जाती। सीईओ टोन नगम भी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने बस एक टॉवेल लपेटा हुआ था और यूज इंस्ट्रक्ट किया, मेन फिल्म सेट पार पहले जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। उसने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? सीईओ टोन नगम ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, गलत मत समझना। फिलहाल तुम नेशनल आइडल हो, तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं। अगर पैपराजी ने तुम्हें मेरे साथ एक जगह देख लिया तो तुम्हारी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। जब वो यंग स्टार्स को टक्कर दे सकता है तो पब्लिक ओपिनियन से क्या डरना। लेकिन जब उससे अपने आसपास की ब्यूटीज का ख्याल आया तो उसने सोचा उसकी बात मानना ही बेहतर होगा, कहीं कोई बड़ा स्कैंडल ना हो जाए। सीन चेंज, फिल्म सेट पार। जैसे ही वो आई सब एक्साइटेड हो गए।
टोन नगम जी, आप आ गई। एक लड़की उसके पास आई और ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग जी। एक दिन में ही आप और भी ब्यूटीफुल लग रही हैं। वो थोड़ा हैरा होकर पूछी, सच में? मैंने तो अभी मेकअप भी नहीं किया। उसकी असिस्टेंट ने फिर से मजाक किया, कहीं ये लाव का असर तो नहीं? उसने झट से मना कर दिया, चुप, ऐसी फालतू बातें मत करो। डीएनजी टी किम अपने यूजुअल चीयरफुल फेस के साथ आया। उसकी अच्छी कॉम्प्लेक्शन की तारीफ करते हुए पूछा, क्या गॉडफादर मेल लेड का रोल करने के लिए अग्री हो गए हैं? उसने सर हिलाकर कंफर्म किया, टीआरएन वीन मेल लीड के लिए मान गया है। उससे लगा, ये तो कमाल हो गया। अगर आप एक्टिंग करने के लिए अग्री हो जाते हैं तो ठीक है, भले ही आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी ना हो। हम कटिंग, पेस्टिंग और पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज करके यूज ठीक कर सकते हैं। रिजल्ट डेफिनेटली टायो NHTSN से कम नहीं होगा। और तो और, अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खराब भी हुआ तो हम ब्लेम उस पर डाल देंगे। पूरा प्रोजेक्ट भी डूब जाए तो भी हम संभाल लेंगे। टीआरएन वीन एक कोने में बैठकर फिल्म क्रू को काम करते देख रहा था। उसने सोचा शायद उसका एक्टिंग सीन अब जल्दी ही आने वाला है, इसलिए उसने सिस्टम से अपने लिए 9 और एक्टिंग पॉइंट्स बूस्ट करने की रिक्वेस्ट की। सिस्टम का नोटिफिकेशन, 9 पॉइंट्स बूस्ट किए गए, 45 साल का एक्टिंग एक्सपीरियंस बूस्ट हुआ। होस्ट को एक्टिंग मास्टरी स्किल मिल गई है। इस बूस्ट के बाद एक्टिंग एक्सपीरियंस 65 साल हो जाएगा। उसने अपने माइंड में क्लासिक फिल्म सीन्स इमेजिन किए, जिनसे एसटी नगंग जैसे बेड एक्टर्स फेमस हुआ। उससे लगा, ये सब अल्टीमेट स्किल्स से कम नहीं है, जो सब पार डोमिनेट करने के लिए काफी थे। डीएनजी टी किम उसके पास आया, उसके शोल्डर पार पैट किया, यूज एक स्क्रिप्ट दी और कहा कि 1 घंटे के अंदर डायलॉग मेमोराइज कर ले। उसने स्क्रिप्ट ली और देखा, 50 से भी कम डायलॉग्स द और आईसी याद करने के लिए 1 घंटा। ये तो उससे अंडर एस्टिमेट करना हुआ। उसने सीरियसली कहा कि वो ऑलरेडी मेमोराइज कर चुका है, 1 घंटा नहीं चाहिए। लड़का अपना सरप्राइज छिपा नहीं पाया, क्या सच में इतनी जल्दी मेमोराइज कर लिया? टीआरएन वीन जैसे चीखना चाहता था। वो सिर्फ डायलॉग्स याद ही नहीं किए, बल्कि उन्हें चेंज भी करना चाहता था। किस राइटर ने लिखे हैं ये डायलॉग्स? बहुत हाई शैलो है। डीएनजी टी किम ने सोचा नहीं था कि उसकी बिगेस्ट वरी सच हो जाएगी। एक बात पर डिसएग्रीमेंट हुआ तो वो स्क्रिप्ट चेंज करना चाहता था, पर वो तो बॉस था, अब क्या करे, उसके अगेंस्ट कैसे जाए? वो बस चुपचाप उसके लिए पेन लेने चला गया। जो करना है करने दो। उसके दिमाग में सिर्फ यही प्रेयर चल रही थी कि वो स्क्रिप्ट में ज्यादा ओवर द टॉप चेंजेस ना करे, वरना फिल्म शूट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 15 मिनट्स से ज्यादा टेंस वेट करने के बाद जब उसने उसे लिखते हुए और कॉपी करते हुए देखा और जब उसने डन कहा तो उस लड़के को बहुत रिलीफ फील हुआ। उसने स्क्रिप्ट उठाई और एक बार फिर पढ़ी। यूज लगा, ये तो कमाल का लिखा है। इस चेंज से फिल्म की परफॉर्मेंस एक अलग हाई लेवल पार चली जाएगी। यूज ऐसा लगा जैसे उसने 5000 साल पुरानी चाइनीज कल्चर की ग्रैंड्योर और रिचनेस को अभी डिस्कवर किया हो। जैसे येलो रिवर का जोर कुनलुन माउंटेन्स से टकराकर हजारों मीलों तक लॉन्गमेन की तरफ दहाड़ता हुआ बढ़ रहा हो। ये रिराइट सिर्फ अंधाधुंध नहीं लिखा गया था, उसका टैलेंट तो उससे कहीं ज्यादा था। डीएनजी टी किम खुद को रोक नहीं पाया और इम्प्रेस होकर पूछा, गॉडफादर, ये स्क्रिप्ट जो आपने रिवाइज की है, ये तो बहुत अमेजिंग है। आपने यूनिवर्सिटी में क्या मेजर किया था? उसने जवाब दिया, लिटरेचर मेजर। उसने तारीफ की, कोई हैरानी नहीं कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, लेकिन असली परफॉर्मेंस तो शूट शुरू होने के बाद ही पता चलेगी। डायलॉग्स की टेंशन मत लीजिए, हम टेलीप्रॉम्प्टर यूज करेंगे। उससे ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगा तो उसने हाथ हिलाकर कहा, बस करो ये फालतू बातें, जल्दी से शूट शुरू करो। मुझे टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं, ना डबिंग की, ना साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग की, टाइम बचाओ। लड़का थोड़ा सरप्राइज्ड था कि उसने नए लिखे ह्यू स्क्रिप्ट पर फिल्म क्रू को इमीडिएटली काम पर लगा दिया, पर जब उसने ऐसा कह दिया तो उस जैसा सीजन्ड डायरेक्टर भी रेजिस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अपनी पोजीशन पर बैठकर यूज लगा कि वो थोड़ा इम्पल्सिव हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आईएसी एक टेस्ट रन की तरह देखो और साथ ही उसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस भी देख लो। यूज याद आया कि लास्ट टाइम टायो NHTSN ने इस सीन में ओवर एक्टिंग की थी। उसने होप की कि वो ये मिस्टेक नहीं करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक्टर्स को सिग्नल देना शुरू किया। वो बहुत जल्दी कैरेक्टर में घुस गया और सीएओ टोन नगम के सामने जोर से चिल्लाया, और क्या कहना चाहती हो? उसने कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गई। उसके सामने खड़ा आदमी उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्रेसिव फीलिंग दे रहा था। ये उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था,
बेड वेटरन एक्टर्स के सामने भी नहीं। वो अब एक ब्लैक होल की तरह था जो उसे पूरा निगलने को तैयार था। बहुत हाई स्कैरी। जब उसने सीईओ टोन नगम को असिस्टेंट खड़ा देखा तो उसने सोचा क्या वो डायलॉग्स भूल गई। सीईओ टोन नगम ने भी तब एक जबरदस्ती की मुस्कान दी और डायरेक्टर से अपोलोजाइज किया, सर मेन डायलॉग्स भूल गई। डीएनजी किम ने कट का सिग्नल दिया। क्रू में से एक मेंबर ट्यूरेंट आकार उसका मेकअप ठीक करने लगा। उसने क्यूरियोसिटी से टीआरएन वीन से पूछा, क्या ये सच में तुम्हारी पहली फिल्म है? तुमने तो कमाल की एक्टिंग की। वो मुस्कुराया और बोला, शायद ये नेचुरल टैलेंट है। सीन फिर से शुरू हुआ। इस बार उसने थोड़ा काम होकर एक्ट किया, उसकी मदद की ताकि वो अपनी बात कह सके। उसने गुस्से वाला चेहरा बनाकर यूज ब्लेम किया और बोली, और क्या कहूं, तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर डीएनजी किम को लगा कि ये एक्टिंग तो फिल्म किंग से भी बेटर है। और भी ज्यादा हैरतअंगेज बात तो ये है कि वो अपनी एक्टिंग स्किल से लाइट का इस्तेमाल करके रियलिज्म को बढ़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, को एक्टर के छोटे से एक्सप्रेशन पार भी वो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी से रिएक्ट करता है। लोगों का कहना था वो एक डीप स्ट्रैटेजिस्ट जनरल जैसा है। कैमरा के सामने का मैदान उसका अपना बैटलफील्ड है। कैमरा के सामने सीईओ टोन नगम ने इस सीक्वेंस का लास्ट सीन फिनिश कर लिया था, लेकिन वो अभी भी स्क्रीन के सामने खोया हुआ बैठा था, तो मुझे उसे टोकना पड़ा। डायरेक्टर डुओंग, सीन ओवर हो गया है, कट क्यों नहीं बोला? वो अब जाकर होश में आया। हाँ, ओह कट। डुओंग टू किम तो बस खुश हो गया, मैंने तो सच में एक ट्रेजर ढूंढ निकला है। उसकी एक्टिंग तो पूरी एक्सप्लोसिव है। अच्छा हुआ उसका दिमाग इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, वरना पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मैक जाता। उस दिन फिल्म क्रू का शूटिंग स्केड्यूल बहुत फास्ट था। वो लगातार कट बोलता, सीन चेंज करता और सारे शॉट्स बिल्कुल परफेक्ट निकल रहे थे। दिन के एंड में पोस्ट प्रोडक्शन टीम के मेंबर्स सेट साफ कर रहे थे, तभी एक ने पूछा, क्यूरी आज डायरेक्टर डुओंग गुस्सा नहीं हुए क्या? दूसरे ने पलट के कहा, गुस्सा होने की बात ही क्या थी, येन टोंग ने हर टेक एक बार में ही दे दिया। वो ओल्ड फैट डुओंग तो बस हंसी छुपा नहीं पा रहा था, उसकी तो स्माइल रुक ही नहीं रही थी। एक और बंदा बोला, सही कहा, आज डायरेक्टर ने 600 से ज्यादा सीन्स शूट करवा दिए, लगता है एडिटिंग टीम तो मरने वाली है थकान से। ये बोलते हुए वो जोर से हंसने लगा, बड़ा खुश था। बातें करते करते उन दोनों ने देखा कि एक कोलीग उनसे पीछे रह गया है, तो एक ने टोक के पूछा, अरे तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? उस लड़के की आंखों में तो आंसू आ गए। वो बोला, मैं ही तो एडिटर हूँ, अब मुझे ये सारे शॉट्स खोलने पड़ेंगे, एडिट करने पड़ेंगे, आज तो पूरी रात जागना पड़ेगा यार। सीईओ टोन नगम भी खुद को रोक नहीं पाया और ट्रैन वेन की तारीफ करने लगा, भाई तुम कमाल हो, आज के सारे शूट्स इतने स्मूथ हुए तुम्हारी वजह से। ट्रैन वेन ने कैजुअली जवाब दिया, अरे ये तो छोटी सी बात है। डुओंग टू किम कैमरा के सामने बैठा दिन भर की फुटेज रिव्यू कर रहा था। उसने एक पाल के लिए सोचा, ये फिल्म पहले ल्यूनर न्यू ईयर पार रिलीज होनी थी, लेकिन टायून हडसन की एक्टिंग ठीक न होने की वजह से प्रोग्रेस में देरी हो गई थी। अब जिस स्पीड से शूट हो रहा है, फिल्म तो स्केड्यूल से पहले हाई कंप्लीट हो जाएगी। हमारी क्रू के लिए मियर फॉस्टर फादर तो किसी सेवियर गॉड से कम नहीं है। अचानक उसने कुछ एक्ट्रेसेस की फसफ्यूसा हैट सुनी। वो सब उसके मास्कुलिन चार्म से अट्रैक्ट हो चुकी थी। सबकी सब उसके बेड तक पहुंचकर दुनिया को दिखाना चाहती थी कि उन्होंने क्या अचीव किया है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात उसे बताए या ना बताए। अगले दिन फिल्म सेट के सामने सुपरकार्स की एक लंबी कूल लाइन आकर रुकी। लीड कार से उतरी एंगायट लैंग्सवॉन्ग, वो लड़की जिसे $1 बिलियन ग्रेजुएट कहा जाता था और जो फिल्म सिटी की डायरेक्ट लीडर थी। हाल ही में खबर आई थी कि सिटी एंड टीवी प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा है और आसपास के इलाकों में लैंड प्राइसेस डबल हो चुके हैं। कितने लोग तो रिग्रेट कर रहे थे कि काश पहले यहाँ एक घर खरीद लिया होता तो अब तक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते। एंगायट लैंग्सवॉन्ग ट्रैन वेन के पास गई और पूरे अदब से उससे इस महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दिए। उसके बगल में खड़े होकर उसने ये भी बताया, हाल ही में हाथाना प्रोजेक्ट एक फेनोमिनन बन गया है। आपके कनेक्शन की वजह से हाथाना के साथ आपके हाथ में जो फी डॉन ग्रुप के शेयर्स हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ गई है। एक्सपेंडेड एरिया में घरों की प्राइसेस 20,000 पर स्क्वायर मीटर तक बढ़ चुकी है। उससे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने फिर से कंफर्म किया, कितना बोला? उसने दोहराया, 20,000। उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसे कमाने का कौन सा रिदम है। उसका इरादा तो और अटोन पार पैसे खर्च करने का था, लेकिन ये सब तो बिजनेस जीनियसेस निकली जिन्होंने उल्टा उसके लिए खूब पैसे कमा दिए।
ऐसे कैसे चलेगा? उसने उससे पूछा कि क्या घरों की प्राइसेस कम करने का कोई तरीका है। उसने एक्सप्लेन किया कि मार्केट प्राइसेस तो फ्लक्चुएशंस की वजह से होती है, हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। ट्रैन वेन ने ट्यूरेंट डिसीजन लिया, हमारे सारे घर अब एरिया वाइज सेलिंग कैंसिल कर दो। ट्रैन वेन का एरिया वाइज सेलिंग कैंसिल करने का ऑर्डर नेशनल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बिल्कुल अगेंस्ट था। ये तो ऐसा था जैसे खुद अपने पैसे दूसरों को गिफ्ट कर रहे हो। लेकिन एंगायट लैंडस्वॉन्ग ने उसके डिसीजन पर कभी डाउट नहीं किया। वो जानती थी कि उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, यूज तो बस ऑर्डर्स फॉलो करने थे। अचानक उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, हाल ही में पैसों की कमी तो नहीं है? उसने ये भी कहा कि अगर कंपनी को कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो तो उसे बता दे। वो खुशी से बोली, कंपनी को पैसों की कोई कमी नहीं है। पहले आपने फंड में 200 बिलियन डाले थे, अब तो बैंक्स भी लाइन लगाकर हमें लोन देने को तैयार है। कंपनी का करंट बजट तो 500 बिलियन तक पहुंच गया है। ट्रैन वेन सुनकर बस अपना सर पीटने लगा, रोटेन वुड कभी कार्व नहीं हो सकता। बॉस के हिंट्स भी समझ नहीं आते इन्हें। अब मैं और क्या एक्सक्यूज बनाऊं तुम्हें पैसे डीन का? एंगायट लैंडस्वॉन्ग ने फिर एक और रिपोर्ट पेश की, हाल ही में लॉन्ग होआ ग्रुप हमारे पास आया था। वो फिल्म सिटी के आसपास स्कूल्स बिल्ड करने में कोऑपरेट करना चाहते हैं। उसने दोबारा पूछा, लॉन्ग होआ कोई एजुकेशन ग्रुप है क्या? जहां भी ये स्कूल बनते हैं वहां के आसपास के घर स्कूल एडजेसेंट हो जाते हैं और प्राइसेस आसमान छू लेती हैं। उसने आगे पूछा, कंडीशंस क्या है? उसने जवाब दिया, उन्होंने 10 बिलियन और हमारे शेयर्स का 5% मांगा है। उसके लिए 10 बिलियन तो अब एक छोटा सा फिगर था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसने ट्यूरेंट यूज ऑर्डर दिया कि उन्हें रिजेक्ट कर दे। हम खुद हाई स्कूल्स बिल्ड करेंगे। फीडॉन एजुकेशन ग्रुप अब ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। उस वक्त तुम एक बड़ा लैंड पार्सल डेवलप कर सकोगी। सिर्फ इतना ही नहीं, किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का बेस्ट होना चाहिए। टीचर्स भी कंट्री के मोस्ट क्वालिफाइड लॉग ऑन को इनवाइट किया जाएगा। इस प्लान के बजट के लिए उसने कहा कि वो उसे और 500 बिलियन ट्रांसफर करेगा। उसने सोचा कि वो कितना स्मार्ट है, यूज फिर से पैसे खर्च करने का एक और रीजन मिल गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।